बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहज़ेब अहमद और आप देख रहे हैं हमें बराह रास्त 92 पर सुबह सवेरे पाकिस्तान के साथ। आज 12 मई है। इंटरनेशनली इस दिन को नर्सिंग बेसिकली इंटरनेशनल नर्सेज डे के हवाले से भी माना जाता है शाहज़ेब, और इसलिए भी माना जाता है बिकॉज आज फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जो है वो बर्थडे भी है, इसीलिए आप कहती 12 मई बड़ा इंपॉर्टेंट बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। और अपने हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री की भी हवाले से बड़े अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स भी हुए थे, लेकिन देन अगेन हमें पास से ज्यादा, आपको नहीं लगता शाहज़ेब को हमें अपने प्रेजेंट पे फोकस करना चाहिए, और ताकि हमारा आने वाला फ्यूचर जो है वो बेहतर तरीके और जब हम प्रेजेंट पर फोकस करते हैं तो हमें मुल्क के सियासी और मुआशी हालात याद आ जाते हैं, और उसका ही हम जिक्र करेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में सुबह नामे में सबसे पहले, क्योंकि मुल्क के सियासी और मुआशी जो मुस्तकबिल है उसके लिए एक अहम बैठक जो है आज फिर होगी। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान जो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब हैं वो भी लंदन में मौजूद हैं, अपने भाई के पास पहुंचे, उनसे मुलाकात की, उनके हमरा वफ्द भी वहाँ पर पहुंचा, और आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है आम इंतखाबात से मुतालिक, उसके हवाले से भी ऐलान मुतवक्के है। साथ में इमरान खान को हटाने की वजूहात भी बताई जाएंगी इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। कल मैंने देखा, आपने भी देखा होगा, पूरे पाकिस्तान ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, जहाँ पाकिस्तानी है किस तरीके से मिला, उनका वक्त जो है वो जाकर वहाँ पर उन्होंने वेलकम किया। जिस तरीके से मरीम औरंगजेब ने भी कहा कि हम अपने कायद से आगे जो है अपने वाली जितने भी इम्प्लीमेंटेशन हैं, हमारी जितने भी प्लानिंग्स हैं वो हम करने गए थे। तब देखिए जिस तरह आम कॉन्फ्रेंस है ना शाहज़ेब, उस पर बहुत पता चलेगा कि क्या मीटिंग्स में डिस्कशन हुआ, क्या बात हुई, बिल्कुल क्या क्या चीजों पे फोकस होने वाला है। क्योंकि बिजली के ऊपर अगर हम आगे बात करेंगे खैर आने वाली चीजों में, तो लेकिन पहले मुल्क इस वक्त कई बहरानों से गुजर रहा है, जैसे कि हमने गुज़िश्ता रोज जिक्र भी किया था, चाहे पानी का बहरान हो, बिजली का बहरान हो, ये तमाम बहरानों से मुल्क को निकालना भी है, चाहे आटे का मसला हो और सस्ता आटा फराहम भी करना है अवाम को। अवाम परेशान भी हैं, महंगाई से भी परेशान है। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि पंजाब में भी एक आईनी बहरान जारी है और सूबा ताहाल गवर्नर से महरूम है। अभी तक वहां पर गवर्नर कोई जो है वो तैनात नहीं हो सका है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज लाई ने भी ओहदे का चार्ज संभाला नहीं है, और साथ में सूबे में पंजाब काबीना जो है वो भी तश्कील नहीं दी जा सकी। इसके साथ साथ आपको यही बताएं कि नए गवर्नर की तैनाती के लिए वज़ीर आज़म की जानिब से बलीग़ुर रहमान साहब का जो नाम है वो मुकर्रर करने की समरी ऐवान सदर में मौजूद है, लेकिन अभी तक गवर्नर पंजाब का फैसला नहीं हो सका। सोचा जाए तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि पंजाब जो है वो विदाउट गवर्नर इट्स गोइंग ऑन, और रोज इस बात की बात हो रही है, तो दुनिया भी तो देख रही है कि हमारा जो सूबा है उसका गवर्नर ही नहीं है, और वो वही मसला ही सॉल्व हो पा रहा। लेकिन एनीवे जो हम आए दिन बात कर रहे थे लोड शेडिंग की, और साथ में जो है वो जो आपको बुरी खबर सुना रही है। मैं बुरी खबर तो नहीं, एक्चुअली मैं फैक्ट बताने वाली हूँ जो कि आपको और मुझको अवाम के लिए बुरी होगी, अवाम को। हाँ बिल्कुल ऑब्वियसली, और वो वाली बात है कि पता तो था, बस यकीन और जरा पुख्ता हो गया कि लोड शेडिंग हो रही थी। अब तक जो है जो वजीर हैं उन्होंने कहा था कि कहीं लोड शेडिंग नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, जिस पर मैंने भी इंस्टा पे डाला, आपने भी डाला कि जी हमारे एरिया में हो रहा है, हमारे घरों में हो रहा है। और अब जबकि ये आ चुकी है, बात साबित हो गई कि 2 माह तक बिजली की लोड शेडिंग खत्म होना मुमकिन नहीं है। लीजिए आगे जी जनाब। और वो क्यों मुमकिन नहीं है, इसके साथ साथ जो महंगे फ्यूल और फंड की किल्लत के बायस लोड शेडिंग जो है वो खत्म करना बिल्कुल मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है इस वक्त। और इसी वजह से ये कहा जा रहा है, जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये बता रहे हैं कि 2 से 3 माह तो लग जाएंगे। 2 से 3 माह तो आप लोग भूल जाएं कि लोड शेडिंग का खात्मा हो सकता है, बारिशें आ जाएंगी, फिर तो गर्मियां ही खत्म हो जाएंगी 2 से 3 माह में। बिल्कुल 2 से 3 माह ही है हमारी, ये जरा क्रिटिकल होते हैं, गर्मी पीक पे होती है, और इसमें ही लोड शेडिंग जब होगी तो लोगों का क्या हाल होगा। वजारत तवानाई ने लोड शेडिंग खत्म करने की राह में हायल जो रुकावटें हैं वो उससे वज़ीर आज़म को आगाह कर दिया है, और वज़ीर आज़म ने भी हिदायत दी हैं साथ में कि भाई बेहतर लोड मैनेजमेंट की जाए और इस तरीके से मैनेज किया जाए जब तक कि ये मसाइल चल रहे हैं। लेकिन ये मसाइल कब तक चलेंगे, इनको किस तरीके से हल करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसी प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है कि ये जो लोड शेडिंग है इसका खात्मा हो। लेकिन ये जो टास्क है वो सौंपा गया है शायद खाकान अब्बासी साहब को, और मुल्क में बिजली का जो शॉर्टफॉल है वो 5000 मेगावाट तक पहुंच चुका है, और बढ़ गया है, मजीद बढ़ गया है। इसी वजह से लोड शेडिंग का दौरानिया जो है वो 12 घंटे पे चला गया है मुख्तलिफ शहरों में। सीरियसली किस बात का जिक्र करें, किस बात की दुहाई दें। आप बहरान की बात करें तो दूसरे बहरान की बात कर लेते हैं। पानी के ऊपर हम रोज कोई ना कोई बात कर रहे हैं, और अब अवाम पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। सिचुएशन क्या है, राजस्थान में खुश्क साली का खतरा है, बारिश ना होने से जो है वो टुबाजात जो है खुश्क और जानवर मरने लगे हैं। बिल्कुल, और जानवरों के साथ साथ जो इंसान है वो भी गदला पानी पीने पर मजबूर हैं, गंदा पानी पीने पर मजबूर है, क्योंकि पानी की फराहमी जो है वो मुमकिन नहीं हो पा रही है।
पंजाब और सिंध में जो नहरी पानी है वही मुसलसल उसकी बंदिश की वजह से जो फसलें हैं वो तबाह हो रही हैं, और इसका हम जिक्र भी कर चुके हैं 2-3 दिन पहले भी हमने आपको बताया था कि फसलें तबाह हो रही हैं। एक तो एक्सट्रीम वेदर है, और इस एक्सट्रीम वेदर की वजह से वैसी ही फसलें खराब हो रही हैं, जैसे कि हमने आम का भी जिक्र किया था कि उसकी भी फसलें खराब हो रही हैं। दूसरी जानब जब पानी की किल्लत हो रही है तो पंजाब और सिंध की जो फसलें वो बहुत इससे मुतासर हो रही हैं और सूख रही हैं, ये कहा जा रहा है। सिंध में पानी का बहरान अब अबतर होता जा रहा है, मजीद अबतर होता जा रहा है। कोटरी बैराज के डाउन स्ट्रीम में पानी का अखराज इंतहाई हद तक कम हो चुका है। तो ये तो सूरत हाल है कि जिसकी वजह से ज़मीन बंजर हो रही है और मामलात मजीद ख़राब हो रहे हैं। जो पानी के मसाइल हैं, पानी का बहरान है सिंध और पंजाब का ख़ास तौर पर, उसको भी बेहतर करने की ज़रूरत है। उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये मसाइल हल हो सकें। साथ में प्रॉब्लम एक और भी है, और वो प्रॉब्लम है इस वक्त डॉलर की, कि डॉलर जो है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। $1 is becoming almost equivalent to 200 रुपीस पाकिस्तानी। कैन यू इमेजिन? क्योंकि 190 पे तो पहुंच चुका है, इसीलिए माया कह रही है 200 तक आने वाला है। जैसे कि जिक्र भी किया जाता था, हम जब बातें कर रहे थे खुर्रम शहजाद साहब से और हमारे जो मुआशी माहिरीन हमारे साथ होते हैं कि ये डॉलर पहुंचेगा तकरीबन 200 रुपए तक पहुंचेगा, क्योंकि जाहिर है वो ओवरऑल पूरी सूरत हाल को देख रहे हैं और जैसे कि ऑब्जर्व भी कर रहे हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, मुल्क की रुपये की कदर जो है वो गिरती जा रही है, इसमें गिरावट देखी जा रही है, और स्टॉक मार्केट का भी इस वक्त बुरा हाल है। और हम देख रहे हैं कि हमारा जो रुपये है वो उसमें गिरावट दिखाई दे रही है, साथ में जो डॉलर है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन 191 और उससे तजावुज इख्तियार कर गया बिकने वाला। तो बेसिकली अगर आप और मैं बाइंग पे जाएंगे तो वो तो 190 से भी ऊपर जा चुका है। हमको तो पड़ेगा तो महंगा ही, हम बेचेंगे तो शायद हमें कम पड़ेगा। लेकिन फिर शदीद मंदी देखी गई। साथ बता रहे हैं इंडेक्स 1091 पॉइंट्स की कमी के बाद 42,412 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। साथ में अब ओवरऑल हम मुल्क की बात कर रहे हैं, बहरानों की बात कर रहे हैं, जो मुआशी सूरत हाल है उसकी बात कर रहे हैं, तो उसको डिटेल में लेके चलते हैं और आगे बढ़कर आपको बताते हैं कि गैर मुल्की कर्जे हर रोज बढ़ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। रुपए की बेकदरी और कारोबार में गिरावट खतरे की घंटी बजा रहे हैं, क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि जब डॉलर बढ़ता जाएगा तो फिर कर्जे ही बढ़ते जाएंगे हमारे। एब्सोल्युटली, आई मीन बिकॉज इस तरह खदशात भी जो है वो जन्म ले रहे हैं जहनों में। उसके साथ साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी मुल्क के माशी ढांचे से सख्त नाराज भी हैं। ट्विटर पर माशी निज़ाम को कौमी अयाशी करार दिया और कहा कि हुक्मरानों को तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि पानी, खुराक की किल्लत, करंट अकाउंट खसारा बढ़ रहा है। लोड शेडिंग, पेट्रोल पर भारी सब्सिडी और जनाब साथ साथ उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की जो निशानदेही की कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो नुकसानदेह हैं पाकिस्तान की माशी अपनी फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक कंडीशन के लिए। वो भी कह रहे हैं कि मुश्किल है कि मुल्क को दिवालिया होने से बचा सकें हम। मतलब ये बड़ा इस वक्त, क्योंकि हम इसका जिक्र भी कर रहे थे और हमने ये जानने की कोशिश भी की क्या वाकई पाकिस्तान जो है वो दिवालिया होने जा रहा है। तो यही आज हम सवाल लेकर चलेंगे। इसी मामले को मजीद समझना भी है, जानना भी है, तो हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन FBR शब्बर जैदी साहब ने। चेयरमैन शब्बर जैदी साहब ने, उनसे हम बात करेंगे। आप शब्बर जैदी साहब को खुशामदीद करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। आप शब्बर साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं और आप भी अब तो कह रहे हैं कि क्या पाकिस्तान वाकई दिवालिया होने वाला है? तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट आया है 2022 का जो होने जा रहा है, उससे हमारी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही हैं। और अगर हमें रोल ओवर्स नहीं मिला और हमें कोई नया इनफ्लो नहीं आया तो परेशानियां हमारे लिए बढ़ सकती हैं। अच्छा जैदी साहब, आपने पर जो है वो आउटफ्लो से मुतालिक कुछ आदाद और शुमार भी शेयर किए। हुकूमती नुमाइंदे अक्सर नंबर गेम्स के जरिए अवाम को गुमराह कर जाते हैं, ठीक है ना। अवाम की रहनुमाई के लिए बताइएगा कि क्या इसका मतलब क्या है दरअसल? रिजर्व तकरीबन 10 बिलियन के हैं आज मई में, ठीक है। अब आगे हमारा जो मई और जून का खर्चा आएगा तो उसमें अगर हमारे पास नेट नेगेटिव उसमें से समझ लें 3 या 4 भी निकल गया तो बाय द एंड ऑफ जून हमारे पास 6 बिलियन डॉलर रह जाए। अगर हमें और उसके बाद हमें 23 के अंदर जून तो जुलाई 23 के अंदर और जुलाई 22 के अंदर हमें अगर 10 बिलियन की भी नेट रीपेमेंट करनी है अपने लोन की, तो फिर सवाल पैदा हो कि पाकिस्तान डॉलर कहाँ से लाएगा। या तो वो रोल ओवर करेगा या फिर उसको कोई नया लोन लेना पड़ेगा। तो ये रोल ओवर भी अभी नजर नहीं आ रहा और नया लोन भी नजर नहीं आ रहा। तो और अगर 23 और 24 में भी हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट ऐसा ही रहा तो फिर हमें परेशानी हो जाएगी। उसका एक ही तरीका है कि 23 और 24 में हम करंट अकाउंट को डेफिसिट नहीं होने दें। तो अगर डेफिसिट नहीं होगा करंट अकाउंट का तो शायद हम बच सके। अगर करंट अकाउंट का डेफिसिट जो 22 में है
23 में रहा तो पाकिस्तान फिर बिल्कुल शबर साहब, जैसा कि आप कह रहे हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट ऐसे ही रहा तो फिर मजीद मुश्किल हो सकते हैं मामला। तो सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मुल्क पर जो कर्जा है उसका बोझ बढ़ता जा रहा है, मुसलसल बढ़ता जा रहा है, कर्जों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दूसरी जानब हम ये भी देख रहे हैं कि प्रोग्राम की बहाली के लिए अगर IMF के पास जाएंगे, उनसे मुज़ाकरात हो भी जाएंगे तो इस तरह की सख्त शराइत सामने रखी जाएंगी कि उस पर अमल करना फिर लाजमी हो जाएगा। और जब उस पर अमल करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि जो मुल्क के हालात हैं वो तो फिर मजीद ख़राब होंगे, जो मामलात हैं मजीद बदतर होते जाएंगे, पाकिस्तान पर जो बैरूनी कर्जा है उससे मजीद इजाफा हो जाएगा। देखिए, IMF भी पाकिस्तान को डिफॉल्ट से नहीं बचा सकता टेक्निकली। IMF आपको ये कह सकता है कि आप अपने किस तरह से अरेंजमेंट करें कि आपका मसला हल हो, मगर वो कैश आउटले नहीं करेंगे। तो सवाल ये है कि हमें तो अपना सिस्टम, अपना करंट अकाउंट को देखना पड़ेगा ना, कि हमारा करंट अकाउंट में जो डेफिसिट, इस साल हमने 16 बिलियन रुपीस ज़्यादा खर्च कर दिए अपनी रेमिटेंसेस से और हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में चला गया। अगर 23 भी ऐसा होगा तो कहाँ से लाएंगे पैसे? लेकिन जदी साहब, अगर ये देखें कि ठीक है, लेकिन अगर ये देखें साबिक वजीर आजम भी जाते जाते जो है वो बिजली पर और जो है वो पेट्रोल पर सब्सिडी उन्होंने दे दी, ठीक है ना। अब एक बार फिर दाम बढ़ना शुरू हो गए। अब सिचुएशन आपके और हम सबके सामने है। हालिया बुरान से निकलने के लिए हुकूमत को क्या टफ डिसीजंस, क्या मुश्किल इकदामात, क्या डिसीजंस लेने फौरी तौर पर उठाने होंगे ताकि ये मतलब मामला कुछ बेहतर हों और हम इस बहरानों से निकलें। जो है ना, ये बिजली का रेट बढ़ाने वाला मसला नहीं है। हमें तो, मेरे हिसाब से हमें इंपोर्ट का बिल कम करना है। तो हमें पेट्रोल की प्राइस बढ़ाना तो एक है कि आप बढ़ाएं, मगर हमें पेट्रोल की कंजम्पशन कम करनी पड़ेगी। हमें पाकिस्तान में और इंपोर्ट का बिल कम करना पड़ेगा। हम पाकिस्तान में जो अयाशी लगा के बैठे हैं, ये अयाशी नहीं चल सकती, तो इसलिए हमें वो सब चीजें कम करनी पड़ेंगी। हमें पेट्रोल की कंजम्पशन को चेंज करना है, एनर्जी की कंजम्पशन को कम करना है। और ऐसे माशरे में, जो हमारा जैसा माशरा है, जब इसमें आप की कंजम्पशन कम करेंगे तो माशरे में बड़ी इसकी नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं। अच्छा जरी साहब, साथ में ये भी जरूर बताइएगा, जिस तरह से ये भी इतलात आ रही है कि आइंदा बजट में अरबों रुपए की जो टैक्स छूट है वो खत्म की जाएगी, इससे अवाम पर तो बोझ पड़ेगा, लेकिन अगर हम ओवरऑल मईशत की बात करें तो क्या इसमें कोई बेहतरी आएगी? कोई पॉसिबिलिटी है कि कुछ बेहतरी आ जाए? पाकिस्तान के लिए रेलिवेंट बात नहीं है। वो अरबों रुपए की 300-400 बिलियन से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, वो रेलिवेंट नहीं है। पाकिस्तान का इस वक्त रुपी अकाउंट का मसला नहीं है, रुपए तो मैं छाप लूंगा जितना मुझे जरूरत पड़ेगी। पाकिस्तान का मसला करंट अकाउंट, डॉलर अकाउंट का है। वो कहाँ से आएंगे पैसे जिससे हम अपने करंट अकाउंट को बैलेंस करेंगे? कहाँ से आएंगे पैसे? आखिर डॉलर तो खर्च करना पड़ता है ना इंपोर्ट का। हम अयाशियत तो हमारी खत्म नहीं हो रही ना। लेकिन अब अभी रोज के ऊपर हम ये बात कर रहे होते हैं, डॉलर की आए दिन जो है वो उसकी कीमत में इजाफा हम देख रहे हैं। एक्चुअली कोर इसका रीजन आपकी नजर में, क्योंकि हम तो सिर्फ खबर पहुंचाते हैं, लेकिन हाँ हमारे बहुत सारी सोचें भी होती हैं कि हम आवाम हैं, हम भी पता करते हैं, लेकिन दरअसल व्हाट डू यू थिंक इसका कोर रीजन क्या है? तो होगा ना यार, जब आपको नजर आ रहा है कि डॉलर नहीं है तो ऑटोमेटिकली होगा। वो तो बढ़ना तो नेचुरल है ना यार। जब आप देख रहे हैं कि आपको आगे डॉलर नहीं है और खर्चा, ये तो मतलब इस पे रॉकेट साइंस है ना, इसमें परेशानी क्या बात है? मतलब मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, मैं तो नजर आ रहा है क्या चीज है, मतलब उसमें कोई, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है। मैं तो 6 महीने पहले से कह रहा हूँ कि ये कंट्री बैंकरप्ट है। अच्छा शबर साहब, बहुत से सियासी रहनुमाओं को ये लगता है कि जिस तरीके से इस वक्त मुल्क के मसाइल का फौरी हल ज़रूरी है और वो फौरी हल के लिए कहा उनकी जानिब से ये जा रहा है कि इलेक्शन करा दिए जाएं, तो आप क्या समझते हैं कि अगर इलेक्शन करा दिए जाते हैं तो मुआशी इस्तेहकाम आ सकता है, मुल्क में कुछ बेहतरी आ सकती है मईशत में? अगर कोई पार्टी पूरा मैंडेट लेकर आती है और वो पाकिस्तान के करंट अकाउंट डेफिसिट को सही करने के लिए बुनियादी इक़दाम करती है तो फिर होगा ना जी। अगर इलेक्शन में फिर स्प्लिट मैंडेट आया और वही पोजीशन आई जो आज है, तो फिर तो वो वहीं के वहीं खड़े हो जाएंगे दोबारा। तो इलेक्शन इज नॉट अ सोल्यूशन। इलेक्शन के साथ हमें ये एग्री करना पड़ेगा कि हम मईशत के ऊपर सियासत नहीं करेंगे। ये नहीं होगा कि जब अपोजिशन में है आप बोलेंगे महंगाई है महंगाई है महंगाई है, जब पावर में जाके बोलेंगे चले बैठ जाएंगे तो बोलेंगे महंगाई नहीं है। ये तो नहीं हो सकता ना यार। बिल्कुल के ऊपर सियासत ना हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच शबर जरी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया सुबह सवेरे पाकिस्तान में। उस वक्त जो मुल्क के मुआशी हालात हैं वो किस तरीके से बेहतरी उनमें आ सकती है,
क्या हो सकता है। शहबाज अली साहब इस हवाले से हमें बता रहे थे मुल्क के इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं वो किस किस्म के हैं। लेकिन प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और मुख्तलिफ खबरें शामिल भी करेंगे। जो मुआशी हालात हैं वो हमने आपको बताया, जो पॉलिटिकल हालात हैं इस वक्त, सियासी हालात हैं, उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। लेकिन अभी हम पहले चलते हैं और कुछ रुख करते हैं मरी का माया। मरी के बारे में हम लोगों ने आपसे बीच में भी, परसों की बात है कि हमने आपसे गुज़श्ता इसी वीक में डिस्कस किया था और हमने एक सेगमेंट भी किया था कि ईद पर सयाहों का क्या रद्द-ए-अमल रहा, वहाँ की सिक्योरिटी के हवाले से क्या रहा। इसी हवाले से कुछ और मजीद अपडेट है क्योंकि हुकूमत पंजाब की जानिब से मरी टूरिज्म पुलिस को मुख्तलिफ पॉइंट्स पर तैनात किया गया है, जो कि हमारे पास वो मिसिंग थी, वो इन्फो जो हमें नहीं मिली थी लास्ट टाइम। सायों की जो टूरिस्ट हैं उनकी तादाद ने जो है बहुत ज़्यादा रुख किया मरी की तरफ, आगे गए, साथ साथ उनको सहूलियात क्या क्या मिली, उनको फैसिलिटेट क्या क्या किया, इसके ऊपर जो है हमारे नुमाइंदे सुधीर अब्बासी साहब मौजूद हैं। सुधीर, प्लीज बताइएगा क्या सिचुएशन हुई टूरिज्म पुलिस के हवाले से। जी बिल्कुल, मलका कोसार मरी में सयाहों को सहूलियात फराहम करने के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से मरी टूरिज़म पुलिस जो है वो यहाँ पर कायम की गई है। और आपको पता चलूँ कि ईद उल फितर की तातीलात और वीकेंड के मौके पर मुल्क भर से सयाहों की एक बड़ी तादाद ने यहाँ पर जो है यहाँ का रुख किया है। और यहाँ पर जो मरी टूरिज़म पुलिस है उन्होंने यहाँ पर अपना भरपूर किरदार अदा किया है। सयाहों को जो मुश्किलात थी वो बदतरीज जो है कम होती जा रही हैं। इससे कबल जब सयाह यहाँ पर मरी सैर के लिए आते थे तो उनको काफ़ी मसाइल का सामना था, बिलखुसूस ट्रैफिक की जो रवानी और जो दीगर मार रोड पर चहलकदमी के दौरान जो सयाहों को जो मांगने वाले हैं वो तंग किया करते थे, उसमें बदतदरीज जो यहाँ पर कमी आई है। आपको चलूँ कि जो मरी टूरिज़म पुलिस है उसमें 150 के करीब जो है वो पुलिस एहलकार यहाँ पर तैनात की गए हैं, जिनमें लेडी कांस्टेबल भी शामिल हैं, मोटरसाइकिल गाड़ियां भी यहाँ पर इस टूरिज़म पुलिस में जो है वो शामिल की गई हैं। और बिलखुसूस घुड़सवार पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, जो मुख्तलिफ जो यहाँ के तफरी मकामात हैं, पिंडी पॉइंट, कश्मीर पॉइंट, वहाँ पर जो है पेट्रोलिंग भी की जा रही है। और बिलखुसूस इस वक्त आप देख सकते हैं कि सयाहों की भी एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, जो बला खौफ व ख़तर यहाँ पर जो अपनी सैर जो है वो मुकम्मल कर रहे हैं इस मरी टूरिज़म पुलिस की निगरानी में। और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वक्तों में मज़ीद जो मरी के जो मसाइल हैं टूरिज़म के हवाले से वो इस टूरिज़म पुलिस के कायम होने के बाद बदतरीज जो है वो उनमें कमी आएगी। तब ये भी सामने आ गया शाहजेब, हर चीज पता चल गई कि क्या कितना अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें अपडेट किया इस हवाले से। और जिस तरीके से अब हम देख रहे हैं कि मरी में टूरिज्म पुलिस जो है वो तैनात की गई है और ये खासतौर पर उन तमाम टूरिस्ट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे हमने देखा था मरी में कि पिछले साल क्या हुआ था और वहाँ पर लोगों को मदद की ज़रूरत थी, वहाँ पर लोगों को रहनुमाई की ज़रूरत थी, वहाँ पर लोगों को ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जो वहाँ पर उनको मुश्किल से निकालते। तो टूरिज्म पुलिस बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हर किस्म की वहाँ पर मदद के लिए हर वक्त 24 घंटे अवेलेबल होनी चाहिए हमारे। बिल्कुल ऐसा ही है और बहुत अच्छे लगे थे, इस तरह दिखा रहे थे कि फीमेल जो हमारी वुमेन पुलिस है वो किस तरीके से खड़ी हुई थी, किस तरीके से वहाँ पर वो टूरिस्ट को जो है वो सपोर्ट कर रही थी, असिस्ट कर रही थी और अप्रिशिएट करना चाहिए जनाब। और हम जब जाते हैं तो वहाँ पर हर तरह के लोग होते हैं। सर कल हमने फीमेल फोटोग्राफर को किया कि फीमेल्स उनके साथ बहुत कंफर्टेबल होती है, इस तरीके से ही जो वुमेन पुलिस होती है उसके साथ खवातीन जब जा रही होती है, ग्रुप्स में जा रहे होते हैं, आप कॉलेज के, स्कूल के, फ्रेंड्स के, उनको होता है चलो खवातीन भी है, वरना डरते हैं, मतलब वहाँ पे सेफ्टी भी जरूरी है और सेफ्टी के साथ साथ गाइडेंस भी बहुत जरूरी है। जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं उनको गाइड करना भी जरूरी है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे अब हम देखते हैं मरी, वैसे तो खैर मुझे गए हुए भी अरसा हो गया, लेकिन मरी में प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई हैं। वहाँ पर ट्रैफिक बहुत बढ़ गई है, वहाँ पर लोग बहुत ज्यादा रुक करते हैं मलका कोसार का, तो वहाँ पर अरेंजमेंट भी उसी के हिसाब से होने चाहिए। और कह रहे हैं कि इंतजामिया ने कहा कि अब हम जो है वो पार्किंग जो है वो करने का जो है वो इरादा है उनका, इंशाल्लाह इसके हवाले से भी बहुत सारी बातें होंगी। प्रोग्राम में शाहजेब ने कहा पॉलिटिकल अपडेट भी आने वाली है, सियासी मैदान में क्या हो रहा है उसके हवाले से भी डिस्कशन होगा, रहिएगा हमारे साथ, लेकिन इस शर्त के साथ कि जब प्रोग्राम हो रहा हो तो खामोशी होती है हमारे साथ। सुबह
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान, माया खान और शाहज़ेब अहमद के साथ। ब्रेक से पहले आपको हमने बताया था कि पॉलिटिकल बातें भी कुछ होंगी और पॉलिटिकल इस वक्त क्या सिनेरियो बनता जा रहा है, क्या कुछ हो रहा है पॉलिटिक्स में, सियासी हालात इस वक्त कैसे हैं मुल्क के। तो उस वक्त जो अपडेट है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने PTI के मुनर्रिफ अरकान कौमी असम्बली के खिलाफ जो फैसला है वो सुना दिया है। और फैसले में क्या कहा गया है, जो रेफरेंस खारिज कर दिया गया है जो कि स्पीकर की जानिब से भिजवाया गया था, और साथ में मुनर्रिफ अरकान पर आर्टिकल 63A का इतलाक नहीं होता, ये भी फैसले में कहा गया है। साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि इस वक्त जल्द इलेक्शन की बाज़गश्त भी सुनाई दे रही है हमें मुल्क में। माया, कल जो है आसिफ ज़रदारी साहब ने भी जो है वो कॉन्फ्रेंस की और डिस्कशन हुआ, उसमें उन्होंने बहुत सारे बयान दिए, लेकिन उसमें एक चीज़ थी कि इलेक्शन की अभी कोई इमरजेंसी नहीं है, इलेक्शन अभी दूर दूर तक नहीं होने वाले। लेकिन जहां तक हम देख रहे हैं PTI के यहाँ तक बात हो रही है, वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी ऑब्वियसली वो अदालत की तरफ जाने वाले, दरवाजा खटखटाने वाले, और वो ये भी कह रहे हैं साथ में कि इलेक्शन होने चाहिए। ताज़ा ख्वाजा आसिफ इम्कानात जाहिर कर रहे हैं कि नए आर्मी चीफ की तैनाती से कबल मुमकिन ही इंतखाबात करा दिए जाएं, मुमकिन है। आसिफ ज़रदारी साहब के हवाले से भी मैंने कहा, इमरान खान पर खूब उन्होंने जो है वो कल जुमले कह दिया कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, अगर आप कराना चाहते हैं तो करा लें। आपको पता है आसिफ ज़रदारी साहब ने साबिक सदर हैं, वो भी उन्होंने क्या बोला इमरान खान, कह रहे वो अब बैठे हैं, वो आराम करें, अब वो ब्रेक करें, और मतलब इस तरह करके वो जुमले आए। और फिर जब कल मरियम नवाज ने भी जो है वो जलसे में वो खिताब कर रही थी, बहुत अग्रेसिव आ रही थी, और मतलब मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वी एज मतलब कॉमन लोग हैं ना, पाकिस्तानी है हम, तो अभी अदनान सर भी हमारे साथ होंगे तो उनसे भी पूछेंगे कि हमें, मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं हम तनकीद करते करते एक लाइन होती है उसको क्रॉस कर जाते हैं। एक तरीका भी होता है कहने का, एंड इट वाज वेरी ब्रूटल। आई थिंक इतना ज्यादा जो है ना, तो मरीम नवाज ज्यादा अग्रेसिव आएंगी भी ना। अब चचा वजीर आजम पाकिस्तान है, साथ में हमजा शहबाज हैं, वजीर आला हैं, तो पता नहीं क्यों मुझे अली का एक कोट याद आ रहा है इस पे। खैर वो मैं ना ही इस वक्त बोलूं तो बेहतर है, लेकिन बात यह है कि हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सीनियर तज्जियाकार अदनान आदिल साहब। अस्सलाम वालेकुम अदनान सर। शाहज़ेब, मुझे देखा आपने ट्रेन कर दिया, हम कितने तज्जिया करने लगे। जी, बहुत अच्छी बात है, नए लोगों को तज्जिए करने चाहिए, और ताकि लोगों को नई नई ओपिनियन सुनने को मिले, और फ्रेश ओपिनियन। आप लोग यंग हैं और नई जो जनरेशन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपकी जो ओपिनियन है वो ज्यादा अहम है, क्योंकि आपको पता है ना पाकिस्तान में अदनान सर दो बातें, एक तो ये कि यंग तो अभी आप बहुत हैं, और दूसरी बात ये कि हम आपसे सीख रहे हैं, तो सबसे और हम आपको ओपिनियन जानना भी चाहते हैं क्या हो रहा है इलेक्शन कमीशन के हवाले से। जी देखिए, बात यह है कि उन्होंने वोट नहीं डाला ना, जो अरकान मुनहरिफ हुए उन्होंने वोट नहीं डाला, सिर्फ उन्होंने एक फजा बनाई। जो अरकान PTI के टूट गए तो उनसे एक फजा बन गई कि पार्टी की पोजीशन कमजोर हो गई है, अक्सरियत से महरूम हो गई है। तो जो छोटी छोटी इत्तेहादी जमातें थी, MQM, काफ लीग और दूसरे तीसरे, वो सब जो है वो भी टूटने लगे। तो उनकी मदद से, इत्तेहादी जमातों की मदद से शहबाज शरीफ वजीर आजम बन गए। PTI के मुनहरिफ अरकान का वोट जो है वो कास्ट नहीं हुआ, तो इसलिए जब उनका वोट ही कास्ट नहीं हुआ तो उन पे नाअहली की शिक लग नहीं सकती। अलबत्ता ये कि उन्होंने पार्टी डिसीजंस की खिलाफ वर्जी की, उसकी पार्लिमानी मीटिंग में शरीक नहीं हुए, दूसरी पार्टियों के साथ शरीक होते रहे और सिंध हाउस में रहे, तो ये शायद इलेक्शन कमीशन ने समझा कि ये काफी एविडेंस नहीं है। तो अब उन्होंने फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां जाकर इसको चैलेंज करेंगे, देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या ओपिनियन देता है। वहां पे एक सदारती रेफरेंस भी पेंडिंग है। लेकिन पंजाब का मामला तो बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे तो 25 लोगों ने PTI के हमजा शहबाज को वोट दिया, तो अगर उस क्राइटेरिया पे देखा जाए तो पंजाब में तो बिल्कुल वो नाहल हो जाएंगे और वो हुकूमत का बरकरार रहना मुश्किल होगा अगर जल्दी फैसला आ जाए। लेकिन अगर उसको पेंडिंग रखा गया, जैसे कि पाकिस्तान में होता है, कुछ फैसले बहुत पेंडिंग रखे जाते हैं, कुछ पे फौरी फैसला हो जाता है, तो उसके ऊपर इन्हिसार है सारा ये जो मामला है। ये अच्छा, साथ में अदनान साहब, हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ की अगर हम बात करें तो वो भी इम्कानात जाहिर कर रहे हैं कि जल्द इलेक्शन हो सकते हैं। जरदारी साहब कह रहे हैं कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। तो ये जिस किस्म के बयानात आ रहे हैं, नहीं जिस किस्म के बयानात आ रहे हैं, उससे आपको क्या लग रहा है कि क्या वाकई पॉसिबिलिटी है कि जल्द इलेक्शन हो जाएंगे? इख्तलाफात हैं अपोजिशन जमातों में। नवाज शरीफ साहब का जो कैंप है वो समझता है कि हम पे सारा मलबा गिर गया है, जरदारी साहब जो है पतली गली से निकल गए हैं, वो चुप करके बैठे हैं, पावर इंजॉय कर रहे हैं।
और शहबाज शरीफ वजीर आजम है, हमजा वजीर आला है। तो जो भी गलत हो रहा है उसका जो सारा मलबा है वो नून लीग पे गिर रहा है, नून लीग अनपॉपुलर हो रही है। मसलन ये लोड शेडिंग बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, डॉलर जो है वो महंगा होता जा रहा है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के लिए दबाव है, इकोनॉमिक मेल्टडाउन तो हम देख रहे हैं ना। आपने खुद देखा कि मरियम कह रही थी कि वेंटिलेटर पे है, मुल्क वेंटिलेटर पे है, और हालात जो है तो ये तो बहुत दावे कर रहे थे बड़े बड़े, तो ये हालात तो ठीक नहीं कर सके। इसका मतलब है कोई इकोनॉमिक प्लान नहीं था इनके पास, और पॉलिटिकली भी अनसर्टेनिटी है। इमरान खान हर दूसरे दिन एक बड़ा जलसा कर देते हैं और उससे जो हवा जो है वो उखड़ रही है इनकी। तो अब ये इनको परेशानी है कि अगर यही सूरत हाल रही तो इलेक्शन जब जी बताइए माया, आप कुछ कहना चाह रही? नहीं, अदनान से सवाल आ रहा था जहन में कि जिस तरह अभी इन का पूरा जो एक ग्रुप था वो गया था इंग्लैंड और होकर आया लंदन से, तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आके, लेकिन क्या आप हमसे कुछ शेयर कर सकते हैं, कुछ आपको इत्तला है कि क्या चीज़ों पे फोकस हुआ, किन चीज़ों पे डिस्कशंस हुए, क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताने वाले हैं? एनीथिंग दैट वी कैन हैव बिफोर टाइम? जी देखिए, एक तो मसला ये है कि मरियम ग्रुप जो है वो ज्यादा रिप्रेजेंटेशन चाहता है शहबाज शरीफ की हुकूमत में, लेकिन ये इख्तलाफात तो व्हाट्सएप पे कॉल पे भी दूर हो सकते हैं। असल में ये मीटिंग जो वज़रा वहाँ गए, वजीर आजम गए और बहुत झुककर नवाज शरीफ से मिले, ये नवाज शरीफ की ईगो को मसाज करने के लिए थी। वो चाहते हैं कि एक तासुर जाए कि मैं बादशाह हूँ, मैं ही असल हुक्मरान हूँ, ये सब मेरे बंदे हैं, मेरे ताबे हैं। तो उस तासुर को करने के लिए ये लोग 10 वजीर और वजीर आजम वहां पर गए, उनके दरबार में हाजिरी दी, उनकी अना को तस्कीन हो गई। असल मकसद तो इसका ये था। बाकी ये कि कुछ लोग चाहते हैं जल्दी इलेक्शन हो जाए, हम जल्दी से कुछ बजट में डेफिसिट फाइनेंसिंग करके कोई कर्जे कुर्जे लेके आवाम को रिलीफ दें और इलेक्शन में चले जाएं। जैसे कि ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पहले ही मामला हो जाएगा इलेक्शन का, लेकिन उसके जवाब में फौरी तौर पर फिर आसिफ जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस आइडिया को शूट डाउन कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, इलेक्शन जो है वो इंतखाबी इस्लाहात के बाद होंगे, इमरान खान ब्रेक करें। तो इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी की अप्रोच और है और नवाज शरीफ साहब की अप्रोच और है, दोनों में फर्क है। और जब तक आसिफ जरदारी कोऑपरेट नहीं करेंगे, इस प्लान पे अमल नहीं हो सकता जल्दी इलेक्शन के। मेरा ख्याल है एस्टेब्लिशमेंट और दूसरे इदारे भी कुछ इस तरह सोच रहे हैं कि फौरी इलेक्शन से शायद मुल्क में हालात अच्छे नहीं होंगे। तो अब ये देखना होगा कि इमरान खान साहब जो हैं कितना दबाव डाल सकते हैं। उनका एजुकेशन और उनका जो ये धरने का प्रोग्राम है इस्लामाबाद का, उस पर बहुत असर होगा। अगर ज्यादा लोग वहाँ चले गए और ज्यादा देर तक वहाँ बैठे रहे तो फिर हुकूमत पर प्रेशर पड़ेगा, हुकूमत को रिस्पॉन्ड करना होगा। अच्छा दानियल साहब, इस वक्त जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी क्या कह रही है और नून लीग क्या कह रही है, उसमें एक फर्क आ चुका है। लेकिन अब आपको क्या लगता है, क्योंकि नून लीग इस वक्त खासतौर पर अगर उनकी नून लीग की बात करें तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो नून लीग से हैं, वज़ीर आला पंजाब नून लीग से हैं। इस वक्त पूरे मुल्क के मुआशी हालात हों, सियासी हालात हों, सारी जिम्मेदारी नून लीग के ऊपर है। और इतना भी वक्त है इलेक्शन से पहले, अगर इसमें नून लीग परफॉर्म नहीं कर पाती तो आगे आने वाले इलेक्शंस में नून लीग के लिए परेशानियां या मुश्किलात बढ़ सकती हैं आपके ख्याल में? क्योंकि जरदारी साहब तो हमें बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। जरदारी साहब की असल में रियासती इदारों के साथ सेटिंग अच्छी हो गई है, तो इसलिए वो कॉन्फिडेंट हैं। उनका स्टेट पे भी नहीं है, उनकी जो है पॉलिटिक्स, वो अंदरूनी सिंध की पॉलिटिक्स है, वो तो उनकी महफूज है। अब बाकी पाकिस्तान में अगर कुछ उन्हें मिलता है तो वो बोनस ही होगा। और चूंकि वो रियासती इदारों के साथ सेटिंग अच्छी है, अमेरिका के साथ उनकी सेटिंग पीपल्स पार्टी की बहुत अच्छी है, इसलिए वो कॉन्फिडेंट हैं। और चूंकि अमेरिका लगता है अफगानिस्तान में कोई नई गेम खेलने जा रहा है। ज़ल्मे खलीलजाद पाकिस्तान आए हुए हैं, जो कि अमेरिका के सफीर हैं, पहले वो अफगानिस्तान के मामले पे थे। एक नॉर्दर्न अलायंस के बड़े लीडर भी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो लगता है अफगानिस्तान के हवाले से अमेरिका कोई नया काम करने जा रहा है, कोई बड़ी पॉलिसी वो करने जा रहा है, एग्जीक्यूट करने जा रहा है। तो जरदारी साहब अलाइंड हैं अमेरिका के साथ और रियासती इदारों के साथ, इसलिए कॉन्फिडेंट हैं। वो समझते हैं कि अमेरिका की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता पाकिस्तान में, क्योंकि IMF वगैरह भी अमेरिका के। कल जरदारी साहब ने बोला कि बाइडेन इज माय वेरी क्लोज फ्रेंड, अगर ऐसा कुछ होता ही वुड हैव कॉल्ड मी। उन्होंने बड़ा कॉन्फिडेंटली ये बात जो है कल बोली भी अदनान सर। और साथ साथ अगर आपने इस तरह बोला कि मरियम जो उनके जो ग्रुप है वो बहुत ज्यादा चाहता है कि वो लाइमलाइट में रहें, कल शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी जो है वो एक जगह किसी प्रोग्राम में एक चीज कही कि इनके आपस में दो धड़ बन चुके हैं। वो उनका इशारा किस तरफ था? वही है, एक शहबाज शरीफ ग्रुप है जो कि एस्टेब्लिशमेंट से रियासती इदारों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात चाहता है,
और वो उनकी अलग पॉलिसी है, नवाज शरीफ की अलग पॉलिसी है। वो उनका ग्रुप समझता है कि हमारी डोमिनेंस होनी चाहिए, और आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो अमेरिका के साथ मिलकर खेल रहे हैं। तो इनके अंदर इख्तलाफात तो हैं, लेकिन इनको डर सिर्फ इमरान खान का है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान जो है 2 धड़ों में तकसीम है, प्रो इमरान और एंटी इमरान। तो अब इमरान खान जो है उनके मुकाबले, उसकी वजह से ये आपस में इकट्ठे हैं। जब इमरान खान का अगर डर नहीं होगा तो ये सब अलग अलग हो जाएंगे, सबकी अलग सियासत है। अब आपने देखा फजलुर रहमान साहब भी खामोश होकर बैठ गए हैं। माइनस प्लस। आपकी आवाज जरा मुझे कम हो गई है, तो सही तरह सुनाई नहीं दी। नहीं, वो आपने कहा ना कि जो क्योंकि इमरान खान के खिलाफ दोनों हैं, तो कहते ना वो मेरा दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, तो वो सिनेरियो फिल्म में डायलॉग बोल लिया मैंने बीच में। ये तो देखिए ना कि पाकिस्तान में जो अवाम है, अगर वो इस्लामाबाद बहुत बड़ी तादाद में चले गए और बहुत देर तक बैठे रहे, गर्मी का महीना है, तो फिर देखना होगा कि ये सियासी तस्वीर की तरफ जाते हैं, इलेक्शन ही हल है मौजूदा हालात का। लेकिन अगर ये सियासी तस्वीर की तरफ नहीं जाते तो फिर हो सकता है गिरफ्तारियां हो, नजरबंदियां हो। इस किस्म की खबरें आ रही हैं कि इमरान खान साहब को नजरबंद कर दिया जाए, कुछ पीटीआई लीडर्स को, वर्कर्स को नजरबंद कर दिया जाए, फिर इन्हें क्रैक डाउन करना पड़ेगा। लेकिन ये कि इख्तलाफात देखें, पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल नाजुक है, इकोनॉमिक मेल्ट डाउन है, बहुत बुरी सूरत हाल है। तो 2.5 महीने में हम डिफॉल्ट की तरफ जा सकते हैं अगर हमें अमेरिका ने और IMF ने कोई बड़ी इमदाद ना दी। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी जो है वो अमेरिकन प्लान को पाकिस्तान में एग्जीक्यूट करना चाहती है, उसके साथ उसने अपना इत्तेहाद बनाया हुआ है। नवाज शरीफ जो है उनका एम्बिशन है कि मैं इक़्तिदार में आऊं। इमरान खान साहब जो है उनको पॉपुलैरिटी वेव है, जिस तरह उनका आवाम ने इस्तकबाल किया है। अदनान साहब यहाँ पर ये जरूर बताइएगा, जिस तरीके से आप भी जिक्र कर रहे हैं, हमने देखा कि रिजीम चेंज हुई, रिजीम बदली, तो उसमें इमरान खान साहब की हुकूमत चली गई, उनको जो है वो एक तरह का नुकसान ये हुआ कि उनकी हुकूमत चली गई, नून लीग की हुकूमत आ गई। लेकिन जब नून लीग की हुकूमत आई तो एक मुआशी बहरान सामने खड़ा था, मुल्क के हालात ऐसे हैं कि उनको उससे लड़ना पड़ रहा है। तो इस सारी सूरत हाल में आपको क्या लगता है कि जीत किसकी हुई, जरदारी साहब की, नून लीग की, या फिर इमरान खान साहब की? मेरे ख्याल में तो किसी की भी जीत नहीं हुई और पाकिस्तान की हार हुई। आपने एक अच्छे भले चलते हुए मुल्क को जो है बहरान में मुब्तला कर दिया। अगर सियासी बेयकीनी ना होती तो ये आराम से मामला चल रहा था। इमरान खान को अगर वक्त पे इलेक्शन होता, लोग मेरिट पे देखते कि इन्होंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, शायद वो इतने पॉपुलर ना हो जाते एकदम, क्योंकि जो सर्वेज आ रहे थे वो इमरान खान के हक में नहीं थे। लेकिन जो उनको जिस तरीके से हटाया गया, अवामी राय जो है वो उनके हक में चली गई, एकदम मामला पलट गया। तो इस तरह इमरान खान को भी फायदा हो गया कि वो पॉपुलैरिटी उनकी बढ़ गई। इनको इक़्तिदार चाहिए था, इनको इक़्तिदार मिल गया, लेकिन पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी अवाम को शिकस्त हो गई, क्योंकि आपने देखा कितना बहरान संगीन है, दुनिया में हमारा मजाक। ये आपने बड़ा अच्छा सेंटेंस दिया है कि पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान को शिकस्त। जिस तरीके से हम बहरान का इस वक्त शिकार हैं, जिस तरीके से महंगाई के हालात हैं, वाकई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ऐसा ही लग रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान को शिकस्त हुई है, परेशानियां सारी अवाम के लिए बढ़ गई हैं। थैंक यू वेरी मच अदनान साहब, आपने हमें सुबह सवेरे आपने हमें ज्वाइन किया और जो पॉलिटिकल इस वक्त सिनेरियो है इस हवाले से आपने हमें डिटेल में जो तज्जिया है वो दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अब मैं नान सर को ना मैं कहूंगी एक्चुअली नौजवान नस्ल के सीनियर तज्जियाकार मैं नान सर को ऐसे मुखातिब करूंगी। लेकिन अब हम चलते हैं आपको पेशावर की तरफ लेके। सिंध और पंजाब में अब तक हमने आपको दिखाया कि लंपी डिजीज के जो है वो खबरें आ रही थी, केसेस हो रहे थे, लेकिन अब जो है ये वबा मजीद फैलने लगी है। पेशावर, चासद्दा, डेरा इस्माइल खान के इजला में केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। नुमाइंदा 92 न्यूज से पहले जानते हैं कि वहां की क्या सिचुएशन है लंपी डिजीज के हवाले से। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी शाहजेब और माया, लंपी स्किन वायरस जो है वो सिंध से होता हुआ पंजाब और पंजाब से होता हुआ अब खैबर पख्तूनख्वा पहुंच चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में भी जो लंपी स्किन वायरस है उसकी तस्दीक हो गई है। हमारे साथ मौजूद है DG लाइफ स्टॉक अलमज़ैब खान। उनसे पूछते हैं सर क्या बताएंगे कि लंपी स्किन के हवाले से केसेस खैबर पख्तूनख्वा में कितने सामने आए हैं? ये बीमारी डिया खान में कोटजाई इलाका है जो तहसील पहाड़पुर का है, उधर ये 4 जानवरों में हुए थे। तो उन्होंने उधर हमने ट्रीटमेंट शुरू की, बिल्कुल वो रिकवर हो चुके हैं। वो एंटीबायोटिक इंजेक्शन और दूसरा जो है आयुर्वेदिक इंजेक्शन सबकूटिनियस इसी तरह हम स्प्रे कर रहे थे। अब एक कैजुअल्टी अभी तक हो चुकी है, वो साउथ वजीरिस्तान में हो चुके हैं। अच्छा, और कितने केसेस सामने आए हैं? टोटल डिया खान में है लकी मरवत,
और कोहाट डिस्ट्रिक्ट, पेशावर डिस्ट्रिक्ट, इसी तरह साउथ वज़ीरिस्तान, नॉर्थ वज़ीरिस्तान और दूसरा जो है स्वाबी, टोटल 47 केस अभी तक आ चुके हैं और इसमें मार्टरशिप एक साउथ वज़ीरिस्तान में हो चुके हैं। अभी ईद आ रही है, तो ईद के हवाले से आप क्या इक़दाम कर रहे हैं? हमारे पास थोड़े से पैसे भी आ जाएंगे तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम अपने जो वर्कफोर्स है वो भी ज़्यादा करेंगे और जितनी एंट्री हमारे सूबे में होती है उसको स्प्रे करेंगे, और अगर उसमें डिजीज़ एनिमल है तो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। जी, जैसे इन्होंने कहा कि इस हवाले से इक़दाम भी किए जा रहे हैं और मकामी जितनी भी बाड़े हैं तो वो भी मालिकान कोशिश करें कि इस हवाले से इक़दाम करें और इस वायरस से जिस तरह बचा जा सकता है तो वो भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी कहा है और वैक्सीनेशन और दीगर जितनी भी लवाज़िमात है वो भी जल्द अज जल्द पूरी की जाएगी। जी, थैंक यू सो मच भाई, आपने पेशावर से हमें अपडेट किया और अल्लाह ताला खैर और आफियत के मामला रखे कि मजीद केसेस सामने ना आए। लेकिन जरा सा शाहज़ेब किसी स्पेशलिस्ट से भी, अगर डॉक्टर से भी बात तो डॉक्टर साहब ये जान लेते हैं कि क्या वजह है कि ये पंजाब के बाद और सिंध के बाद ये डिजीज़ जो है वो इतनी ज़्यादा फैलती जा रही है कि अब ये KPK भी पहुंच गई है। तो इसकी वजूहत जानने के लिए हमने रब्ता किया है, वेट डॉक्टर आतिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब को खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये वायरस फैलता जा रहा है, एक सूबे से दूसरे सूबे तक पहुंच रहा है, क्या वजह है इसकी, किस तरीके से फैल रहा है? क्या जानवर यहाँ से जो जा रहे हैं उनसे ही ट्रांसफर हो रहा है, कोई और वजूहत नहीं है? अस्सलामुअलैकुम जी, बिल्कुल। जैसे कि एक बहुत ही बड़ा आउटब्रेक हुआ था फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में, जैसे कि दूसरे कंट्रीज में पहले से था, बट यहाँ पर जैसे फर्स्ट टाइम आउटब्रेक हुआ था तो उसका फिर यही है ट्रांसपोर्ट के जरिए ज़्यादातर जो मेन देखा गया है। उसमें फिर ये होता है ट्रांसफ़र के इनके, लाइक जैसे अगर आपके पास एनिमल्स हैं उस पर फ्ली, मक्खियाँ, मच्छर, उनके थ्रू ये ट्रांसफ़र होता है। अब जहाँ से जा रहे हैं, अब इसमें ये है कि जो वहाँ पे जो इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, जिनमें क्लिनिकल साइन और सिम्टम्स शो नहीं होते, तो शुरू में लगता है कि ये हेल्दी एनिमल्स हैं, बट उनके थ्रू भी इनमें ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये यही सिलसिला रहा है। जैसे कि बाहर से डिजीज़ आई हमारे पास पहले सिंध में, पंजाब में, अब इसी तरीके से सिंध और पंजाब से ट्रांसफ़र हुई है ये खैबर पख्तूनख्वा में और पेशावर में उस जगह। तो इसका ये आउटब्रेक जो था, अब इसको इसी तरीके से वहाँ पे उनको हमें समझाना होगा, जैसे कि यहाँ पे डील किया था स्प्रे के ज़रिए, और दूसरे जो हेल्दी एनिमल्स हैं उनको वो वैक्सीनेशन करवाएं प्रॉपर, क्योंकि वहाँ के लोगों को काफ़ी अच्छी तरीके से डिटेल में समझाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं है कि ये सिर्फ वैक्सीनेशन इसकी सिर्फ हेल्दी एनिमल्स को करनी चाहिए। अच्छा, तो डॉक्टर साहब इसकी वैक्सीनेशन सिर्फ हेल्दी एनिमल होती है, और आपने कहा कि मक्खियों से, मच्छरों से ये लंपी डिजीज बढ़ती है, तो क्या एयरबॉर्न भी है, हवा में भी इसका जो है वो इसके जरिए कोई इनहेल कर ले तब भी ये लंपी हो सकती है किसी को स्किन डिजीज? नहीं, इसके सलाइवा के थ्रू और इसके ब्लड के थ्रू ट्रांसमिशन होती है, जो कि मक्खी और मच्छर के थ्रू हो सकती है। अच्छा। अदरवाइज ऐसी कोई हमें स्टडी नहीं मिली कि वो बहुत ज़्यादा मतलब बड़े एरिया को कवर करे एयरबॉर्न के जरिए। अदरवाइज मेन इसके जो हैं इस तरीके से ट्रांसफ़र होता है। और दूसरा मैं आपको ये बताता चलूँ कि बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनका वीक इम्यून सिस्टम होता है, और उनमें क्या होता है कि वैक्सीनेशन के बावजूद, वैक्सीन करने के बाद उनमें कुछ लम्स और नोड्यूल्स डेवलप हो रहे होते हैं। तो फार्मर्स को हमें पहले से ही आगाह करना होता है, इसके एडवर्स और साइड इफ़ेक्ट्स बताने चाहिए ताकि आगे जाके उन्हें परेशानी ना हो। अब उसमें ऐसा होता है कि वैक्सीनेशन के बाद वो 2-3 वीक्स में मज़ीद बढ़ने के बजाय वो आस्ते आस्ते विदाउट एनी ट्रीटमेंट वो नॉर्मल पे आ सकते हैं। तो ये बहुत सारी अहम चीज़ें हैं जो कि हमें वहाँ पे उनको अच्छी तरह क्लियर समझानी होगी। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, कुछ लोगों का ये कहना है कि जैसे जैसे जानवरों को वैक्सीन लगाई जा रही है और उनको अद्वियात दी जा रही हैं, दवाएं दी जा रही हैं, वैसे वैसे ही ये वायरस का असर बढ़ता जा रहा है, ये वायरस में उतना ही इजाफा हो रहा है। क्या ये तासुर ठीक है, गलत है, क्या वाकई ऐसा है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि अब मैंने आपको पहले भी बताया, ये सिर्फ वैक्सीन हेल्दी एनिमल्स को लगा सकते हैं। अगर उस एनिमल के अंदर वो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है
तो उसमें फिर क्या होगा, वैक्सीन के बाद एक एक्टिव होगा और उसमें वो साइन और सिम्टम्स स्टार्ट हो जाएंगे। और कुछ ऐसे एनिमल हैं हेल्दी जो कि जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, अब उनमें भी वैक्सीनेशन के बाद कुछ रिएक्शन पॉसिबल हैं। उसमें ये होता है, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी, उसमें नोड्यूल्स और लंप बनना शुरू हो जाते हैं, मगर विदाउट एनी ट्रीटमेंट दे कैन रिड्यूस और बिल्कुल वो ख़त्म हो सकते हैं। तो इसका खास तौर पे ख्याल रखा जाए, पहले आप एनिमल को चेक करके उसको प्रॉपर वैक्सीन करें, चेक करें। जब हमें पहले जब सिंध में बढ़ रहा था तो हमने सेगमेंट किया था, तो एक चीज ये भी आई थी कि जी हफ्ते से 15 दिन के अंदर जो है ये अगर होती है तो खत्म हो जाती है। इस पे जरा बताइएगा कहाँ तक इस बात में सदाकत है, और पेशावर में या वैसे भी इस वक्त क्या चैलेंज हो रहा है। लेकिन चूंकि ईद कुर्बान जो है अब आने वाली है, अब जो नेक्स्ट इवेंट है वो बड़ी ईद का है, लोग परेशान भी हैं जानवरों के हवाले से, और अब खरीदना शुरू हो जाएंगे, खरीदना शुरू हो जाएंगे, रखना शुरू हो जाएंगे। जेब भी एक होती है कि चैलेंज होता है कि इससे पैसे जमा करें तो लेंगे तो वो सही जानवर होगा नहीं होगा। कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है और क्या एहतियाती तदाबीर हो सकती हैं खरीदने वाले के लिए? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ की आवाम के लिए, जो कि उनको सब चीज़ें इसके बारे में पता होनी चाहिए। जब भी अब अगर आप एनिमल ख़रीदने जाते हैं तो सबसे पहले अगर उनके फार्मर्स के पास उसका वैक्सीनेशन रिकॉर्ड है तो वो लाजमी देखें। और दूसरी चीज़ ये फिज़िकल जो इसमें देखा जाता है, जो कि स्किन पे नोड्यूल्स लंप वगैरह बन जाते हैं, ये चीज़ें तो आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं। और इसमें ये होगा कि अगर आप वहाँ पे प्रॉपर चेकअप करके इस हिसाब से अगर आप लें तो इंशाल्लाह कोई खतरे की बात नहीं है, क्योंकि सारे एनिमल्स में नहीं है। और लेकिन डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं कि जानवर कुर्बानी का खरीदने जाएं, क्योंकि अब वो खरीदारी शुरू कर देंगे, तो इस बात का ख्याल रखें कि जहां से भी जानवर खरीदें, जिस फार्म से खरीदें, जिस जगह से खरीदें, तो वो वैक्सीन का रिकॉर्ड लाजमी चेक करें। जी हाँ, अगर वैक्सीन उन्होंने करवाई हुई है तो आप वो रिकॉर्ड उनसे पूछें, उनसे लें। उससे बहुत ज़्यादा मतलब कि एक अच्छा उनको मिलेगा, क्योंकि 2-3 वीक्स में जब वैक्सीन होती है तो उसकी एंटीबॉडीज इतनी बन जाती हैं कि उसके बाद फिर उसके वायरस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आपको ये भी ख्याल रखना है, और साथ में फिजिकल भी बहुत अच्छी तरीके से चेक, क्योंकि वो आपको बिल्कुल क्लियर सिम्टम्स नजर आएंगे। और इसके बाद फिर अगर आप पहले से अगर ले आते हैं तो फिर आप उसको वैक्सीन करवा सकते हैं, बिकॉज ये देखा गया है कि वैक्सीन के 3 हफ्तों के बाद तो आप उसको स्लॉटर कर सकते हैं, अदरवाइज उससे पहले आप नहीं कर सकते उसका ह्यूमंस को कंजप्शन के लिए। के 3 हफ्तों के बाद आप उसको ज़िबा कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन क्योंकि मैं 2 सवाल मेरे जहन में आ रहे हैं। एक तो ये कि अब ये नेक्स्ट सवाल हमारे लिए बनता है उस इदारे से कि जहां पर इनका रिकॉर्ड किया जाएगा, कि इनका रिकॉर्ड कैसे एक आम आदमी चेक कर सकता है, क्यों क्या उस पर कोई फेक रिकॉर्ड बन सकता है कि जी बेचने के लिए जो है वो, क्योंकि मंडियां हर जगह लग जाती हैं, ऑब्वियसली लोगों को कोई फेक रिकॉर्ड दिखा दिया जाए या कार्ड दिखा दिया जाए। ये हो सकता है, आम आदमी किस तरीके से चेक कर सकता है अगर उसके पास रिकॉर्ड पे भी उसको डाउट हो तो? जी डॉक्टर साहब। अब जाहिर सी बात है, अगर वैक्सीन लगवाएंगे तो उसका रिकॉर्ड तो कुछ ना कुछ उनके पास होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे हॉस्पिटल में दूसरे एनिमल्स को वैक्सीन करते हैं तो उनको प्रॉपर कार्ड बना के देते हैं, उसकी डेट इशू करते हैं, नेक्स्ट वैक्सीन की डेट बताते हैं। इस तरह होगा उनके पास भी कोई ना कोई रिकॉर्ड लाजमी होना चाहिए, अदरवाइज फिर वो आई थिंक वैक्सीनेट नहीं होंगे अगर इस तरह के होंगे, क्योंकि बड़े बड़े जो फार्मर्स हैं जो कि डील कर रहे हैं इसमें, उनके पास रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है। सही बात है, ऐसे हम लोगों का नादरा से निकल आता है रिकॉर्ड इस तरह। ये ऐसे इनके लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा ताकि लोगों के लिए आसानी हो जाए, कि उनको पता हो कि भाई श्योरिटी हो कि हम जो जानवर खरीद रहे हैं वो वैक्सीनेटेड है या नहीं, क्योंकि अब ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, चाहे पंजाब, सिंध और अब तो खैर पख्तूनख्वा भी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया इस हवाले से और अपडेट भी किया। इसलिए मैं बताया डॉक्टर आतिफ ने कि क्या जानवर जब खरीदने जाया जाए तो किस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हैं। इवन फिजिकली चेक करना ही बहुत ज़रूरी है कि क्या कोई लंपी स्किन उनकी है तो नहीं, आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं, साथ में उनका रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं वैक्सीनेशन के हवाले से। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। दिखाए ना क्या लिखा है। और
अब हम चलते हैं एक स्कॉलरशिप की खबर शेयर। बिल्कुल, गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बनेगा। क्या स्कॉलरशिप का जैसे कि माया जिक्र कर रही हैं, तो कहने का मकसद ये है कि गरीबों के लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो ख्वाहिश रखते भी हैं डॉक्टर बनने की, वो तमाम बच्चे भी, वो फैमिलीज़ भी, वो वालिदैन भी जो चाहते हैं कि उनके बच्चे डॉक्टर बन जाएं, लेकिन जब फाइनेंशियल हालात वो अपने देखते हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल नज़र आती है आगे मुस्तकबिल में, क्योंकि ख़र्चा बहुत होता है। पढ़ाई के लिए जो फीसें अदा करनी पड़ती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, और उस खर्चे के डर के मारे वो अपने बच्चों के जो वो ख्वाब हैं वो पूरे नहीं कर पाते। लेकिन पाकिस्तान में अब ये ख्वाब पूरे हो सकेंगे, क्योंकि जो मुस्तहिक फैमिलीज़ के बच्चे हैं वो अपने ख्वाब इस तरह पूरे कर सकते हैं कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने इंतहाई एहसन कदम उठाया है और मुल्क भर से 567 मेडिकल और डेंटल के मुस्तहिक तलबा को स्कॉलरशिप दी जाएंगी, और स्कॉलरशिप हासिल कर कर वो डॉक्टर्स भी बन सकते हैं। हाउ नाइस, हाउ नाइस। तो इसी पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान पाकिस्तान मेडिकल कमीशन मोहम्मद उमैर खान साहब ने। बहुत शुक्रिया मोहम्मद उमैर खान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और प्रोग्राम में आप आए, शामिल हुए। ये बताइए स्कॉलरशिप के लिए तलबा का इंतखाब कैसे हुआ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन वाहिद रेगुलेटर बॉडी है पूरे पाकिस्तान में जो तमाम मेडिकल डेंटल कॉलेजेस और स्टूडेंट्स और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए काम कर रही है। और हमारी तरफ से जो बनाई गई तमाम तर पॉलिसीज़ हैं वो एक तो तमाम स्टेक होल्डर्स फ्रेंडली हैं, यूज़र फ्रेंडली हैं, स्टूडेंट फ्रेंडली हैं, और तमाम हम जो इस्लाहात कर रहे हैं वो वसी तर मफाद में पाकिस्तान को और तलबा के वसी तर मफाद में करें। और इसी हवाले से अब तक 567 से ज़्यादा जो मुस्तहिक तलबा हैं अक्रॉस पाकिस्तान उनको स्कॉलरशिप्स अवार्ड कर दिए गए हैं। इससे भी ज़्यादा लोगों को स्कॉलरशिप्स दिए जा रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव और मोटिव यही है कि हम मैक्सिमम लोगों को फैसिलिटेट करें, उन स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करेंगे जो किसी भी माली इकनॉमिक वजह से जो है वो अपनी तालीम जारी नहीं रख सके या ना रख सकते, तो उनको फैसिलिटेट करना हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है और उसको हम फैसिलिटेट कर भी रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस जो 567 की तादाद है इसमें मजीद इजाफा भी होगा। लेकिन उमर साहब यहाँ पर ये बताएगा क्राइटेरिया क्या सेट किया गया है, किस तरीके से इंतखाब उनका किया जाता है? हम ये थोड़ा डिटेल में जानना चाह रहे हैं कि ज़्यादातर तलबा का ताल्लुक किन फैमिली से हैं, कहाँ से वो होती हैं, और क्या क्राइटेरिया है या किस तरीके से वो अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए? देखें जी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया। इसके क्राइटेरिया पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की जो वेबसाइट है उस पर भी आवाज़ा है, और जिन स्टूडेंट्स की जो कोर्स इकोनॉमिक कंडीशन साउंड नहीं है या नहीं होती हैं, इनके वालिदैन किसी भी वजह से सरकारी या प्राइवेट जो मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें अपने बच्चों को दाखिला नहीं करा सकते, तो वो फिर एक फॉर्म के तहत पाकिस्तान मेडिकल कमीशन में अप्लाई करते हैं। उस फॉर्म की असेसमेंट होती है, फिर वेरिफिकेशन होती है, फिर वेरिफिकेशन करने के बाद उन स्टूडेंट्स के साथ कांटेक्ट किया जाता है, फिर उनको स्कॉलरशिप अवार्ड कर दिए जाते हैं। उनके अकाउंट्स में मुतल्लिका जो रकम है वो ट्रांसफ़र भी कर दी जाती है, और उनके जो ज़रूरी दस्तावेज़ात हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में जहाँ पे वो दाखिला लेना चाह रहे हैं, यहाँ पे उनका दाखिला हो गया है, तो वहाँ पे उनको उनकी जो डॉक्यूमेंट्स उसको वेरीफाई करने के बाद स्कॉलरशिप अवार्ड कर दिए जाते हैं। बिल्कुल एक बहुत बड़ा इकदाम है, बहुत बड़ा एहसन इकदाम है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की जानिब से। ये उन तमाम लेकिन कोई सख्त कंडीशन साथ मशरूत तो नहीं होती इसकी स्कॉलरशिप्स के? सॉरी जी, दोबारा बताइएगा। मैं कोई सख्त कंडीशन साथ लगाई जाती हैं स्कॉलरशिप्स हासिल करने के लिए? देखिए जी, कंडीशंस तो होती हैं, ऑफ कोर्स सख्त कंडीशंस बिल्कुल भी नहीं होती। अगर सख्त कंडीशंस हों तो फिर स्कॉलरशिप्स अवार्ड ही नहीं किए जा सकते। इतने ज़्यादा तादाद में जो स्टूडेंट्स हैं अक्रॉस पाकिस्तान उनको स्कॉलरशिप्स अवार्ड ही ना हो, तो कंडीशंस हमेशा माइल्ड होती हैं। लेकिन हाँ, ज़रूर बिल्कुल अदारा है, अदारे ने अपनी तमाम तर वेरिफिकेशन करनी, जहाँ फाइनेंशियल चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं वहाँ पे तमाम तर वेरिफिकेशन की जाती है ताकि किसी भी किस्म की एम्बिग्विटी ना रहे। लेकिन मोहम्मद उमर साहब, अगर ये पूछें कि इनके तमाम जो तालीमी अखराजात हैं वो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन जो है वो बेयर करेगा कॉस्ट जो है? देखिए जी, चूंकि MBBS या BDS का प्रोग्राम 4 से 5 साल पर मुश्तमिल होता है, तो हर सालाना इसकी जो फीस होती है वो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन उन मुस्तहिक तलबा की पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ही पे करता है। बाकी जो स्टूडेंट लोन की भी हमने एक फैसिलिटी रखी हुई है कि कोई स्टूडेंट लोन लेना चाह रहा है, तो अगर वो, हाँ जी बिल्कुल, अगर वो स्कॉलरशिप्स नहीं अवेल करना चाहते वो स्टूडेंट लोन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट लोन भी हम देते हैं, तो वो दोनों ऑप्शन हमने रखी हैं सो दैट हम मैक्सिमम लोगों को फैसिलिटेट कर सकें, ताकि मुस्तकबिल में ये पाकिस्तान का एक एसेट है। जो जितने भी डॉक्टर्स हैं, ये तलबा हैं, पाकिस्तान का एसेट हैं, और हम इनको मैक्सिमम फैसिलिटेट करेंगे तभी आके पाकिस्तानी खिदमत कर सकेंगे। साथ में ये बताइएगा कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने जो डिजिटल सिस्टम मुतारिफ कराया है, इससे तलबा को लाइसेंस के असूल में कितनी मदद मिलेगी, कितना फ़ायदा होगा? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन बनने से पहले कुछ ऐसे निज़ाम था जो मसूदा बसीदा था, जो पुराना, जिसमें मैनुअल सिस्टम का इतलाक था। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन बनने के बाद जब अब डिजिटल सिस्टम लेकर आए हैं, तो कहीं पे डिजिटल सिस्टम आता है वो बहुत बड़ी फैसिलिटी होती है फॉर द यूजर्स, फॉर द एंड यूजर्स।
तो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने जो डिजिटल सिस्टम का इतलाक किया, मुतारिफ कराया, इसके बाद जो लाइसेंसिंग का हसूल है वो बहुत आसान हो गया। जहाँ पे लोगों को महीनों और बेबहा टाइम का ज़ाया होता था, तो वहाँ पे अब चंद दिनों में जो है इनको लाइसेंस मिल जाता है। एक बहुत बड़ा सिस्टम और साथ में करप्शन के खात्मे में भी मदद मिलेगी उमैर साहब। जब डिजिटल सिस्टम पे आते हैं तो ट्रांसपेरेंसी ज्यादा इंश्योर की जाती है, क्योंकि मैनुअल सिस्टम में आपको पता है कि देयर इज अ चांस एलिमेंट ऑफ करप्शन। तो उस एलिमेंट ऑफ करप्शन के मुबैना जो तौर पे उसको भी खत्म करने के लिए आप डिजिटल सिस्टम को लेकर आते हैं। जब डिजिटल सिस्टम आता है ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। तो ये जो करप्शन के जो चांसेस होते हैं, ये इवन जो इल्जामात में लगाने चाहते हैं वो भी नहीं लगा सकते, क्योंकि जब हर चीज डिजिटल है, हर चीज अवेलेबल है, ऑन स्क्रीन अवेलेबल है, आपने ऑनलाइन ही पेमेंट करनी है, ऑनलाइन ही आपको बता दिया जाएगा कि क्या सिस्टम है, कितने दिनों में आपका लाइसेंस मिल जाएगा। तो एक बहुत बड़ा सिस्टम है, ये एक रेवोल्यूशनरी चेंज होगा जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने इसका इतलाक किया। अच्छा उमर साहब, अभी तक जो स्कॉलरशिप्स जो हैं जिनका सिलसिला जारी है, सबसे ज्यादा किस शहर, किस एरिया से जो हैं वो स्कॉलरशिप्स हुई हैं ज्यादातर? देखिए जी, क्रॉस पाकिस्तान है, सिंध भी है, तमाम सूबों में ऑलमोस्ट हमने इक्वल जो रेशो है, ऑलमोस्ट इक्वल रेशो है तमाम सूबों में जितने भी लोगों ने स्टूडेंट्स ने स्कॉलरशिप अवेल की हैं। जी जी, That's very nice. नहीं, लेकिन इक्वली परसेंटेज रखी गई है या इक्वली वहां से स्टूडेंट्स दिए जाते हैं या दिए जा रहे हैं? देखिए जी, देयर इज अ फ्रैक्शनल डिफरेंस तो हमेशा ही होता है, वो हम नहीं कह सकते कि 100% इक्वल है, कि फ्रैक्शनल डिफरेंस इज ऑलवेज देयर, बट स्टिल फ्रॉम ऑल प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान तमाम इसमें जो अगर आप देखेंगे जो शरह है, जो रेशियो है वो स्टूडेंट्स की उतनी ही है, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट के इक्विवेलेंट है। 567 से ज्यादा चूंकि चले गए हुए हैं, 567 से ज्यादा अब हो गई हुई हैं, तो इसमें थोड़ी सी रेशियो जो है वो फ्रैक्शनली चेंज होती है, लेकिन ऑफ कोर्स तमाम पाकिस्तान में इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो शामिल हैं। अच्छा मैं सब अभी सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, अब तक कितनी स्कॉलरशिप दी जा चुकी हैं, अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की जो कि दी जा चुकी हैं पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की जानिब से, और आगे क्या प्लान है आप लोगों का मुस्तकबिल में कि इसको एक्सपैंड भी किया जाएगा? जी 567 से ज्यादा तो हमने दे दी हैं, और ऑफ कोर्स मुस्तकबिल में इसको फर्दर एक्सपैंड भी करेंगे। हाँ जी, सब्जेक्ट टू द पॉलिसीज, कि हमारी पॉलिसीज, हमारी काउंसिल क्या डिसीजन लेती है। ऑफ कोर्स हमारा तो ऑब्जेक्टिव ही है कि हम लोगों को फैसिलिटेट करें, मोटिवेट करें और उनको इस तरफ लेकर भी आएं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें कामयाब भी हैं, ताकि लोग मैक्सिमम इस तरफ भी आए, और हमारा फर्दर फ्यूचर में भी होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्कॉलरशिप दें। अच्छा उमर साहब, मेरे एक सवाल है जिसके दो पार्ट्स हैं। एक तो ये कि इन बच्चों का आपने क्वालिफाइंग क्राइटेरिया तो बता दिया, लेकिन इनकी एप्लीकेशंस आपको रिसीव होती हैं या आप लोग उसको सेलेक्ट करते हैं, या दोनों जो होते हैं इस तरह से बच्चों को, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो हम अनाउंस करते हैं कि स्कॉलरशिप्स का एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है, सर्टेन फ्रेम होता है, हम उसको अनाउंस करते हैं वेबसाइट पे भी, सोशल मीडिया पर भी। फिर उसके फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं वेबसाइट पर, जो स्टूडेंट्स इस पे मतलब दे वांट टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप और स्टूडेंट लोन, फिर वो उसके तहत अप्लाई करते हैं, फिर वो हमें रिसीव होते हैं, फिर हम वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन करने के बाद तमाम तर जो क़वायद व ज़वाबित के मुताबिक फिर उसको हम कांटेक्ट करते हैं, फिर फर्दर इसका आगे प्रोसेस चलता है। Very nice. So people can get in touch with you, यानी कि they can reach you as well, ना? और वेबसाइट के थ्रू भी वो सारे कांटेक्ट कर सकते हैं। Thank you. ठीक है, तर्जुमान पाकिस्तान मेडिकल कमीशन मोहम्मद उमैर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और जिस तरीके से हम बता रहे हैं बहुत अच्छा कदम उठाया गया है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की जानिब से, जिस तरीके से स्कॉलरशिप दी जा रही हैं, और अब तक 567 स्कॉलरशिप दी जा चुकी हैं। आगे भी प्लान है कि मजीद स्कॉलरशिप दी जाएंगी, ऐसे वो तमाम बच्चों का ख्वाब पूरा हो सकेगा जो कि डॉक्टर बनना चाहते हैं और कुछ फाइनेंशियली वीक होने की वजह से वो अफोर्ड नहीं कर पाते, यूनिवर्सिटी की फीस अफोर्ड नहीं कर पाते। हमारी एक मेड है जिनका ख्वाब है कि मेरे दोनों बच्चे बस पढ़ जाएं। मेरे ख्याल में इंशाल्लाह वो अब तो इस स्कॉलरशिप से बन सकते हैं। खबर उनको जरूर बताऊंगी आज के, बाद अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने का आपका ख्वाब है ना, तो ये जरूर पूरा हो सकता है। और मैं चाहता हूं कि तमाम हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो जरूर ये सेगमेंट देखें और कोशिश करें कि स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। अगर आपको ये प्रॉब्लम है और आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे तो इसका फायदा उठाएं, स्कॉलरशिप जो दी जा रही है इसका फायदा उठाने के बाद आप तालीम हासिल करें, डॉक्टर बने। वंडरफुल, बिल्कुल। तो डॉक्टर्स आके हमारे मुस्तकबिल का नाम जिस तरीके से पाकिस्तान का रोशन कर रहे हैं वो आगे भी रोशन करते रहे। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस आते हैं, मजीद खबरें भी शामिल करेंगे।
एक बार फिर मैसेज देने का बेहद शुक्रिया। शाहजेब और माया कर रहे थे आपका इंतजार, क्योंकि हम एक और बड़ी इंस्पायरिंग जो है वो कहानी आपके साथ शेयर करने वाले। कहते हैं घर बड़ा हो नहीं हो, दिल बड़ा होना जरूरी है, और ये बात हमने बहुत दफा बहुत 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 सुनी है। और ऐसे दरअसल प्रैक्टिकली कर कर एक शख्स ने साबित कर दिया, और इनका नाम है अरब शाह उर्फ भाई खान, और इनका ताल्लुक जो है वो पेशावर से है, और ये एक अदद रक्षा ड्राइवर हैं। और वाकई वो भाई वाला जो किरदार है ना वो निभा रहे हैं। वो कैसे निभा रहे हैं कि जो गरीब बच्चियां हैं उनको तालीम हासिल करनी है, स्कूल पहुंचना है, लेकिन स्कूल पहुंचना बहुत मुश्किल होता है उनके लिए। वो रास्ता पूरा ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता है, दूर जाना पड़ता है, और फिर गर्मी का मौसम हो, ऐसे मसाइल भी होते हैं बीच में बच्चियों के लिए ख़ास तौर पर। बच्चियों को वैसे भी सेफ्टी चाहिए होती है। तो ऐसे में ये जो रिक्शा ड्राइवर हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, अरब शाह और भाई खान जो हैं, ये भाई खान क्या कर रहे हैं कि ये मुफ्त एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तमाम बच्चियों को, कि वो उनको घरों से पिक करते हैं और स्कूल ड्रॉप करते हैं, ताकि वो सेफली अपने स्कूल पहुंचें, तालीम हासिल करें। और बच्चियों के लिए खास तौर पर ये बहुत ज़रूरी है कि वो उनकी तालीम हासिल करने में कोई रुकावट आए किसी किस्म की भी। तो उनके वालिदैन भी इस पर बहुत खुश हैं कि ये जो रिक्शा ड्राइवर है वो इतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और बच्चियों की तालीम के लिए बिल्कुल और फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। तो ये वाकई दिल के बहुत बड़े आदमी हैं। और अरब शाह और भाई खान साहब जो हैं, इनसे मुलाकात करा। सीएनजी लगती होगी, टाइम लगता होगा, इनका जो सवारी उठाने का टाइम है उसमें ये बच्चों को छोड़ने और पिक करने जाते हैं, तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं भाई। बिल्कुल। तो ये जो कमाल कर रहे हैं और मुफ्त ट्रांसपोर्ट की सहूलत कर रहे हैं इन तमाम बच्चियों को, इनसे आपकी मुलाकात करवानी है। अरब शाह और भाई खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान में। इनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये मैनेज करते हैं तमाम चीज़ें, क्योंकि ज़ाहिर बात है उनका अपना घर भी है, अपने खर्चे भी हैं, वो भी पूरे करने हैं, अपने जो घर का खर्च है वो भी चलाना है, और साथ में इन बच्चियों को भी हेल्प आउट करना है ताकि वो अपनी मंजिल पर बआसानी पहुंच सके। अरब शाह साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। आप कैसे हैं? आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? बहुत कमाल काम कर रहे हैं आप, जबरदस्त काम कर रहे हैं। बिल्कुल, आपकी दुआ है, ठीक ठाक हूँ। आप कैसे हो सर जी? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं खान साहब कि आपने ये फैसला कब किया कि इन तमाम बच्चों को मुफ्त ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करनी है, और ये बहुत ज़रूरी है? तकरीबन 7-8 साल पहले ये काम मैंने शुरू किया था। मेरे जो 5 बहनें थे वो स्कूल से महरूम थे, वो ट्रांसपोर्ट का मसला था। उस वक्त मैं छोटा था और स्कूल भी बहुत दूर था, और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हम उनको ट्रांसपोर्ट में दें। तो मेरे बहनें जो है स्कूल से महरूम रह गए ट्रांसपोर्ट की वजह से। तो 8 साल पहले मैंने ये सर्विस शुरू किया रिक्शे पर। हाउ स्वीट। और आपके पीछे जो है वो पेशावर के जो है 792 देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि आप आज हमारे मेहमान बने और बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। कितना पेट्रोल खर्च हो जाता है भाई खान आपका, और घर चलाने के लिए पैसे कैसे बचा पाते हैं? क्योंकि सुबह पिक करना, ड्रॉप करना, तो उसमें आपकी सवारी भी आप उसका जो है वो कुर्बानी देते हैं। तो वो कैसे मैनेज बड़ा महंगा हो गया अब तो। बड़ा महंगा हो गया। किस तरह आप अपने खर्चे मैनेज करते हैं और कितना आपका फ्यूल लग जाता है? तकरीबन 850 रुपये पेट्रोल खर्च होता है। इसके लिए फिर मैं मेहनत करता हूँ, रात 10 बजे 11 बजे तक रिक्शा चलाता हूँ। तकरीबन 24 घंटों में 17 घंटे 18 घंटे में रिक्शा चलाता हूँ। मैं जितनी पैसे भी कमाता हूँ तो इन बच्चों पर लगाता हूँ, और घर का जो खर्चा है वो मेरा बड़े भाई चला है, वो मैं नहीं चला रहा। तो ये बच्चियों को जिनको आप स्कूल ड्रॉप करने जाते हैं, पहले तो ये बताएं क्या ये मुख्तलिफ स्कूल से हैं, एक ही स्कूल से हैं, और कितना फासला है उनके घर से जब आप उनको स्कूल लेके जाते हैं? वो तकरीबन 3-4 किलोमीटर फासला है। 3-4 स्कूल है और एक कॉलेज है। मैं सुबह 9-10 ट्रिप करता हूँ, फिर दोपहर को 9-10 ट्रिप करता हूँ, फिर मदरसा भी है शाम को, उनको भी 2-3 ट्रिप करता हूँ। अच्छा, तो आप भाई खान आपकी शादी हुई, आपके अपने बच्चे हैं? नहीं, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई, इसलिए मैं शादी भी नहीं करा। अगर मैंने शादी की तो फिर इन बच्चों का क्या बनेगा, क्योंकि फिर तो मैं अपना घर चलाऊंगा। तो इसी वजह से मैंने शादी नहीं किया। तो इन नहीं, आप माशाल्लाह जितने बड़े दिल के मालिक तो हैं, अल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा करेगा। बिल्कुल। तो सब लोग ये कहते हैं कि अगर आपकी शादी हो गई तो फिर आप ये बच्चे छोड़ देंगे, कि फिर आपको घर का जिम्मेदारी होगी। तो इसलिए मैंने शादी नहीं किया, और न मेरा इरादा है कि मैं शादी करूँ, क्योंकि मेरा मकसद है इन बच्चों को तालीम दिलवाना। अल्लाह अल्लाह। तो इन बच्चियों की खुशी, कितने बजे आप इनको पिक करते हैं सुबह में?
तकरीबन 150 से ऊपर बच्चे हैं। बहुत खुशी होती है बच्चों को। जब मैं स्कूल बच्चों को ले जाता हूँ तो बहुत प्यार मुझसे बहुत प्यार करती है। सब मुझे भाईजान कहते हैं प्यार से। सब बहुत खुश है और उनके जो वालिदैन हैं वो भी मुझे बहुत दाद देते हैं। बिल्कुल दाद देते हैं, खुश भी होते हैं आपको देखकर। और जिस तरीके से हम देखें कि बहुत सारे बच्चे, आप रिक्शे में कितने बच्चे मैनेज कर लेते हैं उनको? क्योंकि मेरे ख्याल में आपकी कोशिश ये होती है कि तमाम बच्चों को स्कूल पहुंचाया जाए, टाइम पे पहुंचाया जाए। तो ये मुझे तो बहुत सारे बच्चे नजर आ रहे हैं आपके रिक्शे में बाहर निकल रहे हैं। बिल्कुल, तकरीबन एक ट्रिप में 15-17 बच्चे आते हैं और 9-10 ट्रिप में मैं खत्म करता हूँ बच्चों को। अच्छा, तो कितने बजे आप इनको उठाते हैं सुबह में? 6-7 बजे? 6:30 बजे उठाता हूँ और तकरीबन 8:30 बजे तक उनको ख़त्म करता हूँ। 2 घंटों में उनको मैं ख़त्म करता हूँ। अच्छा देखिए, ये जो बच्चे खास तौर पर, ये तमाम बच्चियां जो तालीम हासिल कर रही हैं, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वालिदैन के लिए कि उनको सुबह स्कूल छोड़ने जाना, फिर जब फासला हो, उनके पास कोई ऐसा ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नहीं होता, कोई गाड़ी नहीं होती या कोई और चीज़ नहीं होती, तो इन बच्चियों को स्कूल पहुँचाना सेफली, टाइमली बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में आप उन सब वालिदैन की मदद कर रहे हैं। इन तमाम बच्चों के जो वालिदैन हैं वो जब आपसे मिलते हैं, आपसे मुलाकात करते हैं और आपको देखते हैं तो क्या कहते हैं, उनके क्या जज्बात होते हैं? उनके ज़ाहिरी बात है वो बड़ी खुशी का इजहार करते होंगे कि जिस तरीके से उनके बच्चों को आप मदद कर रहे हैं स्कूल पहुंचने में। बिल्कुल, सब बहुत दाद देते हैं। अगर आप देखा जाए तो हर किसी की 4-5 बेटियां होती है और रिक्शे वाले, गाड़ी वाले हर लड़की से 3-3, 4-4 रुपये लेते हैं एक लड़की से। और जिस घर में 3-4 लड़कियां होती है तो उन पर जब ये तकसीम करें तो तकरीबन 10-12 रुपये बनते हैं। और उनके जो वालिदैन की तनख्वाह है वो 15-20 रुपये तनख्वाह है। तो वो इसी वजह से वो स्कूल नहीं भेजते। तो उनके जो वालिदैन हैं वो पहले ये बच्चे स्कूल से महरूम थे तो उनके वालिदैन से मैंने बात की और तो मैंने कहा कि मैं उनको ले जाऊंगा, वापस भी ले जाऊंगा फ्री, वो स्कूल में दाखिल करवाओ। तो वो सब उन्होंने दाखिल करवाई। तकरीबन 50-60 बच्चे थे जो हमने उसको दाखिल करवाई स्कूल में। अच्छा भाई खान, ये बताइए कि जब बच्चे आपके साथ रिक्शे में होते हैं, इतने अरसे से आप ये कर रहे हैं, कितने अरसे से कर रहे हैं बताइएगा? और कोई अपना ख्वाब शेयर करता है कि मुझे क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, वो टीचर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, क्या शेयर करते हैं, क्या ख्वाब है इन बच्चों के? सब ख्वाहिश करते हैं कि कोई कहता है कि मैं डॉक्टर बनूंगी, कोई कहती है कि मैं पायलट बनूंगी, कोई कहता है कि मैं टीचर बनूंगी। अच्छा, कभी किसी वालिद ने आपको कहा कि हमसे पैसे ले लो इस टाइम में? नहीं, वो सब गरीब होते हैं, देहाती लोग हैं, उनके पास इतना पैसे नहीं है कि वो 10-12 रुपये हमें देते हैं। अच्छा खासा, मुझे ये बताइएगा कि ज़ाहिर है आप रिक्शा ड्राइवर हैं तो दीगर रिक्शा ड्राइवर से भी आपकी ज़रूर मुलाकात होती होगी, चलते फिरते आते जाते बातचीत होती होगी। क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये तमाम जो बच्चे हैं इनको स्कूल पहुंचाने में, इनसे जब पैसे लिए जाते हैं, वालिदैन से पैसे वसूल किए जाते हैं, तो वो अच्छे खासे पैसे बन जाते थे सारे बच्चों के, तो कभी कोई ऐसा ख्याल आपको आया है कि भाई इन बच्चों से को मैं लेके जा रहा हूँ स्कूल तो मैं इनके वालिदैन से कोई पैसे ले लूँ और मेरी भी उसमें मदद हो जाएगी? नहीं, ये ख्याल तो बिल्कुल मेरा नहीं आया। इसलिए नहीं आया कि मैं इन बच्चों को देखता हूँ, उनको तालीम जारी है इन फ्री पेंटाप की वजह से। तो अगर मैंने उनको मुतालिबा किया कि मुझे पैसे दे दो तो मुझे पूरा यकीन है कि वो इन बच्चों पर वापस स्कूल छोड़ जाएंगे। उसका अपना कितना बड़ा ख्वाब है कि तमाम बच्चों को तालीम मिल जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उन पैसों को कुर्बान कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, ये पैसे मेरे हाथ से चले जाएं, लेकिन तमाम बच्चियों की तालीम मुकम्मल हो। एग्जैक्टली, क्या बच्चों के लिए आप जो है रक्षा बड़ा लेने का प्लान रख दें या इसी रक्षे में उनको ड्रॉप करते रहेंगे? वो इतनी प्यारे लग रहे हैं बाहर लटकते हुए दाएं और बाएं जानिब से। तो बड़ा रक्षा लेने का कोई प्लान है या बड़ी गाड़ी लेने का प्लान है कोई, ताकि इन बच्चों को आप बाहिफाजत लेके जा सकें?
बिल्कुल मेरा प्लान है। अभी तो मेरे पास 2-3 गाड़ी है, 2 सुजुकी है, मलयाली सुजुकी ने मुझे 2 गाड़ी दिए हैं, वो भी हम फ्री चला रहे हैं। वो हाई स्कूल और कॉलेज को फ्री पिकअप आप दे रहे हैं। पहले हमारे साथ जो हाई स्कूल और कॉलेज था वो उनका सर्विस नहीं था, तो जब मलयाली सुजुकी ने मुझे पैसे भेज दिए तो उस पर मैंने 2 गाड़ी लिए, वो मैंने ड्राइवर को दिया। अभी उनकी तावन से हाई स्कूल और कॉलेज को भी हम फ्री पिकअप आप दे रहे हैं। अच्छा खान साहब, मुझे बताएं आखिर में कि वैसे नॉर्मली जब एक को इस रास्ते पर ड्रॉप किया जाता है स्कूल घर से पिक करके, तो कितने पैसे लिए जाते हैं उसके? वो तकरीबन रिश्के वाले सुजुकी वाले एक लड़की से 2000, 3000, 4000 रुपये ले जाते हैं। यानी कि इतने सारे, अगर 15 बच्चे भी हैं, 16 बच्चे भी हैं, तो ठीक ठाक अमाउंट बन जाती है, जो आप सिर्फ इस वजह से कुर्बान कर रहे हैं ताकि इन तमाम बच्चों को तालीम मिल सके। थैंक यू वेरी मच अरब शाह, आपने हमें शो में ज्वाइन किया और जिस तरीके से आप इन तमाम बच्चे इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं, उनके वालिदैन का सहारा बन रहे हैं। अल्लाह आपके लिए भी आसानियां पैदा करे मुस्तकबिल में। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया शो में और बड़ा अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी। और इसी इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ छोटा सा वक्फा लेते हैं। प्लीज डू स्टे विद अस, क्योंकि एक और बड़ी जबरदस्त इंस्पायरिंग स्टोरी हमारे इस प्रोग्राम में अभी बाकी है, तो इंतजार कीजिए इस वक्त के बाद। पाकिस्तान में एक बार फिर शाहजेब और माया के साथ रहने का बेहद शुक्रिया। कैसे लोगों की कहानियां हम लोगों को, जैसे कि अभी हमने भाई खान की कहानी सुनी और वाकई में जज्बा सोच कर के इतना बड़ा दिल, इतना बड़ा जज्बा, अपनी जिंदगी के, अपनी खुशियां, अपनी प्रायोरिटी सबको जो है वो आप सेकेंडरी कर दें और आप आने वाली नस्ल, हमारा फ्यूचर, उसके ऊपर आप जो है डिवोट हो जाएं। तो डिवोशन फिर जैसे कुछ दिन पहले शाहजेब और मैंने हम लोगों ने माँ के ऊपर किया था। माँ की जो डिवोशन होती है ना, वो कहते हैं ना कि किसी ने बड़ा प्यारा सा कमर्शियल बनाया था कि सवाल भी किया था मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड पेजेंट पे कि आप क्या समझते हैं कि सबसे नोबल जॉब जो है वो प्रोफेशन कौन सा है और जिसके पैसे भी बहुत कम मिलते हैं। तो उसने कंटेस्टेंट ने बोला कि मैं समझती हूँ माँ का जो जॉब है ना, उसका वो इतनी ज्यादा वो काम करने वाली वो जात होती है, लेकिन उसको अंडर पेड भी होती है और अंडर और कभी पे बैक कर नहीं पाते। नहीं तो जो बच्चों के लिए खासतौर पर माएँ करती हैं, जितनी बड़ी कुर्बानियां देती हैं, और इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, इसके लिए बड़ा जज्बा चाहिए, इसके लिए बड़ी, जैसे कि माया कह रही, डिवोशन चाहिए आपको कि आप कंसिस्टेंसी से अपने बच्चों की परवरिश के लिए, उनको बेहतर मुस्तकबिल देने के लिए मुस्तकिल मेहनत करती रहें ताकि उनको खाना अच्छा मिले, उनका रहन सहन अच्छा रहे, उनकी पढ़ाई मुकम्मल हो। उनका खर्चा उठाना कोई आम बात नहीं है, बच्चों का खर्चा बहुत होता है। एक औरत के चैलेंजेस ना फिजिकल अलग होते हैं कि जब वो बड़ी होती है, फिर उसकी शादी होती है, फिर उसके बच्चे होते हैं, फिर उसकी एज आगे बढ़ती है। ये फिजिकल चैलेंजेस की बात करें, उसमें मेडिकल चैलेंजेस भी आते हैं। दूसरे चैलेंज की बात करें, वो बड़ी होती है, वो बाप भी होता है, भाई भी होता है, फिर उसके बाद वो काम पे निकलती है, नहीं निकलती तो शादी हो जाती, शादी होती है तो ससुराल होता है, शौहर होता है, इतने रिश्ते, वो इमोशनल एक झटका लगता है उसको। इतनी सारी चीजों में जब जिसके लिए वो पूरा घर वर सब छोड़ कर जाती है, वो ही जब उसका साथ ना दे और पीछे रह जाए सिर्फ 5 कमसिन बच्चियां, तो फिर और आगे भी बेटियां, 5 बेटियां जिनको जो है उनकी सारी ज़रूरियात पूरी करना, उनका खर्चा संभालना, और जब शौहर छोड़ जाए, जैसा कि माया ने जिक्र किया, तो फिर तो मामलात मजीद मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन उन मुश्किलात से लड़ना, उन हालात से लड़ना, उसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। और जिनका हम जिक्र कर रहे हैं वो रहीम यार खान की आमना हैं, जो सड़कों पर बिरयानी बेचकर, बिरयानी का वो एक छोटा सा स्टॉल लगाती हैं वहाँ पर, और बहुत सारे लोग उनके पास आते हैं। उनकी बिरयानी जो है, जाहिर बात है, दोपहर का खाना हो, शाम का खाना हो, रात का खाना हो, वो वहाँ पर आकर खाते हैं उनके पास। तो इस तरीके से वो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, अपनी 5 बेटियों का पेट पालने के लिए मेहनत कर रही हैं। अपनी जो रेडी है उसको घसीट कर किस तरीके से वो गर्मी में, धूप में लेकर जाती हैं, वो मनाजर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और वहाँ पहुँचने के बाद, और ये सिर्फ आपको मनाजर नजर आ रहे हैं ले जाने के, घर पर जो मेहनत होती है, जो बिरयानी पकाने का पूरा एक जारी बात है, एक मेहनत लगती है, सौदा लाना, तैयार करना, तैयारी करना, एक दिन पहले मेरे ख्याल में पूरी रात उनकी लगती होगी उसको तैयार करने में, सिर्फ बिल्कुल लगती होगी। और इन तमाम चीजों के साथ एक रिमाइंडर जो औरत को होता है ना कि या अल्लाह, इतनी मुश्किल क्यों, इतनी आजमाइश क्यों,
इस तरह के हालात क्यों? फिर कभी कभी इंसान सवाल अपने आप से करने पे मजबूर हो जाता है, या अल्लाह मेरे साथ ही क्यों? हालांकि हमें इजाजत नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी मुश्किलात, जिस तरह शाजिब बता रहे हैं, इस तरह वो लेके जाती हैं धूप में, फिर वो बनाना, उनकी तमाम जद्दोजहद देखकर उनकी 7 साल बेटी भी उनके साथ जो है वो लग गई है, इस तरह उनके साथ जाती है और मेहनत करती है। मैं समझती हूँ शाजिब मेरी और हमारे प्रोग्राम की खुशकिस्मती है कि वो आज हमारे साथ मौजूद है। रहीम नियाज खान से अस्सलाम वालेकुम बीबी, कैसे हो आप? ठीक हो? वालेकुम सलाम। बड़ा हिम्मत का काम है आमना बीबी, बहुत हिम्मत का काम है। शौहर छोड़ गए, कैसे फैसला किया, कैसे संभालेंगे, जरा बताएं ना प्लीज हमें। बस खुद को शुक्र अल्लाह का आप संभाल लिया है। जब मेरी 5वीं बेटी पैदा हुई तो उसने ना नहीं रखा, बेटी को नहीं रखना, छोटी बेटी को नहीं रखना, तो मैंने बहुत मुश्किल से अपने अल्लाह पाक से ये दुआ मांगी, मैंने अपनी भी बेटी किसी को नहीं देनी, मैंने अपनी पास बेटी रखनी है। तो मैंने कुछ ऐसा फैसला करने की कोशिश की जो मैं अपना बच्चों का खुद ही पेट पाल सकूं। यानी कि शौहर आपकी इसलिए छोड़ गए क्योंकि आपकी 5वीं बेटी पैदा हुई थी? जी जी, वो बेटी से बहुत नाखुश थे। वो कहते थे बिल्कुल बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, मगर बेटे की ख्वाहिश नहीं, उसमें बस जिंदगी बर्बाद हो गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आमना, हम सोच भी नहीं सकते आपकी कितनी आप मुश्किल से गुजरती होंगी। इस वक्त पूरी पाकिस्तान में जो है वो गर्मी की शदीद लहर है। आप इस तपती धूप में अपनी बच्चियों को पालने के लिए, उनकी कफालत करने के लिए आप खड़ी हैं। किस तरह खड़ी हैं? मुझे तो देखकर आपको मेरी जान निकल रही है। आप वहां पर खड़ी हुई हैं धूप में, कैसे? वैसे मुझे 1 साल से ऊपर हो गया है। जब मेरी छोटी बेटी अब पैदा हुई थी तो 20 दिन की थी जब मैं इधर आई थी बाहर, तो मैंने खुद ही छोटा सा साइकिल सेटअप था, जब ये रेडी भी नहीं थी, एक बेंच सा था थोड़ा छोटा सा, जो मैंने अपना काम स्टार्ट शुरू किया था। बहुत मुश्किल हो रही थी, बहुत रोना आता था। तो छोटी बेटी भी थी घर में, वो भी संभालते थे बच्चे, तो इधर भी आना पड़ता था मुझे। तो अब माशाल्लाह वो 1 साल से हो गई है पूरी। जो अल्लाह अल्लाह। तो आमना बीबी अपने अखराजात पूरे कैसे करती हैं? जाहिर बात है मेहनत के साथ साथ पैसे भी लगते हैं, तमाम अशिया घर लाने में, फिर पकाने में, फिर लेकर जाना, फिर वहाँ पर सारा दिन गर्मी में खड़े होकर बेचना, ये कोई आम बात नहीं है, कोई आसान काम नहीं है। किस तरीके से आप हर चीज़ को मैनेज कर रही हैं? क्या आपका खर्चा पूरा होता है इसमें? शुक्र अल्लाह पाक का हो जाता है पूरा, शुक्र है। बस जो वक्त अल्लाह पाक ने दिया है मैं उसका रहमत से शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह पाक की, जो अब मुझे 1 साल से, अपनी बच्ची भी 1 साल की हो गई है। अब पहले बहुत छोटी थी, बहुत मुश्किल होती थी। अब माशाल्लाह आपने शायद देखा भी है, छोटी बेटी को जो मैं उठा रही हूँ वो बहुत छोटी थी, वो पैदा हुई थी अभी, तो उसने रहने का बिल्कुल भी नहीं कहा था, नहीं कि बच्ची ना रखो। तो उसके बाद मैंने बच्चों को बस यही कहा, मैंने अपने बच्चों को ये करना है। फिर माँ बाप के घर में मैं नहीं गई, मैंने कहा इतने बच्चों को अपनी को भाइयों से मांगू, इतने बच्चों को भाइयों को घर बिठाऊं, ये इतने बच्चों को मैं कैसे अपने माँ बाप से मांगू। मैंने कहा नहीं, ये बच्चे अपने खुद करूंगी और अपने बच्चों का खुद पेट पालूंगी, मगर अपने भाइयों से अब माँ बाप से नहीं मांगूंगी, क्यों न के थक गई हूँ मैं ऐसे हालात से, जैसे मैं अपने भाइयों से हर बात मांगते मांगते, क्यों न के अब बेटियां हैं तो हर वक्त मुझे नहीं अच्छा लगता भाइयों से मांगना को। फिर मैंने अपना ऐसे हालात को सोचा, जब उसने ये बेटी भी नहीं रखी तो मैंने ये सोचा अब ना खर्चा नहीं, बिल्कुल खर्चा नहीं देता था, बिल्कुल बच्चे रोने पर आ जाती थी भूख से। फिर मैंने ऐसे सोचा कि मैंने कहा अपने बच्चों को खुद ही पढ़ाऊं, और बच्चों को भी इसने नहीं पढ़ाया बिल्कुल भी। कुरान पाक भी कुछ मैंने पढ़ाया, कुछ अब ये उधर से छोटी जाती है, मगर कुरान पाक तक नहीं पढ़ाया। मैं अपनी कोशिश है मेरी बच्चियां अब आगे छोटी छोटी जो हैं वो भी पढ़ जाएं, कुरान पाक उर्दू कुछ पढ़ जाएं, जो अपने मुस्तकबिल आगे कुछ सोच सकूं। अल्लाह अल्लाह, बहुत मैं यही सोच के हैरान हूँ कि आप तो अभी इस हादसे से गुजरी हैं,
1 साल ही हुआ है आपको, 1 साल 1.5 साल के अंदर हुआ है आपके साथ सब? जी जी, ये मेरी छोटी बेटी जब पैदा हुई है इस तरह ये हालात ये हुए हैं। जब पहले मैं अपने माँ बाप से बहुत ज्यादा कहती थी, बहुत मुश्किल होती थी, तो आपको पता है इस हालात में भाई भी फिर हालात को नहीं संभाल पाते हैं, बस झिड़कियां देते हैं अपनी बेटियों को, बस खुद ही संभालो, खुद ही करते करते वक्त गुजर गया मेरा। मगर इसने कभी ये नहीं कहा मैं अपने बच्चे हैं, बेटियां मेरी। इसकी बेटे की ख्वाहिश ने मुझे स्वभाव बर्बाद कर दिया। और अब मुझे ये खुशी है अपने बच्चों को अब अपनी करके जाती हूँ। अपनी थोड़ी मुश्किल है ये, मगर 1 साल से ऊपर हो गया मुझे यही काम बिरयानी का करते हुए, और मुझे शुक्र अल्लाह पाक का अब मैं बच्चों को संभाल भी रही हूँ, घर भी जाती हूँ, शाम दोपहर हो जाती है मुझे जाते हुए, तो अपने बच्चों को मैं अच्छा। और आप जैसे बता रही हैं कि आप बच्चों को पढ़ाती भी हैं, साथ साथ आपकी बेटियां माशाल्लाह पढ़ भी रही हैं। जी, अब छोटी बेटी पढ़ रही है उसके अब्बू के बाद, तो 3री नंबर वाली। तो बेटियों की क्या उम्रें हैं, थोड़ा सा बच्चियों के बारे में बताइएगा। बड़ी बेटी कितनी बड़ी है, अब बाकी 4 बेटियां उनकी क्या उम्र है? जी, एक 16 साल की है, एक 14 साल की है, दूसरी, तीसरी 8-9 साल की है, और चौथी ना 4 साल की होने वाली है। अब जो 5वीं है वो 1 साल की है। अल्लाह अल्लाह। जब आपने ठेला लगाना शुरू किया आमना बीबी, तो क्या मुश्किलात आई माशरे में? किसी ने आपको तंग तो नहीं किया, किसी ने कुछ कहा तो नहीं? और वो उस वक्त किस तरीके से आपने संभाला? जैसे आप बता चुकी है कि जब आप आती थी तो वहाँ पे जो दूसरी आपकी बेटियां थी वो छोटी को संभालती थी, तो वो जब आप निकलती थी तो क्या मुश्किल, कुछ माशरे में कभी किसी ने आपको तंग किया? अकेली औरत का आसान नहीं होता। मैं तो हैरान हूं कि एक तो औरत इतनी तकलीफ से गुजरती है, बच्चे को वो पैदा करने के प्रोसेस से जब गुजर रही होती है, पैदा करने से पहले उसका जिस्म, उसका सब कुछ, उसकी हड्डियां, उसका सब कुछ जो है वो लग जाता है दाव पर, और उसके बाद वो घर भी देखती है और उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है। जी आमना बीबी, कमाल। हेलो जी जी आमना बीबी, बताइए कि आपको कोई तंग तो नहीं करता है? आपने इस टाइम में किसी ने आपको तंग तो नहीं किया? तंग वाली बात नहीं है। मुझे जब मैं घर से निकली अपनी, जब बाहर आई हूँ, मुझे बस यही दिल करता था या खुदकुशी कर ले या अपने आप को ना मार दे, ऐसा दिल करता था, मेरा अपना दिल करता था। ये बच्चों भी ना रहे ना हम रहेंगे, मगर ऐसी हिम्मत हुई, फिर दिल का ऐसा हो गया पत्थर का, जैसे मैंने अपनी बार ये थी सोचना मेरे कौन है क्या है, मैंने अपनी रोजी करनी है और बच्चों के लिए बच्चों के लिए ही करना है। और मैं अब मुझे 1 साल से ये हिम्मत हो गई है। पहले बहुत मुश्किल हालात होते थे, जो मैं घर का काम भी करती थी और मुझसे नहीं होता था, बच्चे भी संभालती थी। छोटी तो बिल्कुल भी छोटी थी, फातिमा। नाम क्या है बेटियों के? छोटी का फातिमा है, माशाल्लाह। क्या नाम है बेटियों के? जी जी, बड़ी का नाम आयशा है, दूसरे का नाम अफशा है, तीसरी का नाम सीजा, चौथी का नाम मरियम है और 5वीं का नाम फातिमा है। अरे वाह वाह। और 5 को जिनके लिए अपनी सारी कुर्बानियां दे दी, कयामत से गुजरती हैं रोज, इनको क्या बनाने के इरादे हैं, क्या ख्वाब हैं इनको लेकर? शादियां करेंगी इनकी या इनको कुछ बनाएंगी? अब दूसरी भी तो दूसरे नंबर वाली तो नहीं पढ़ सकी, पहले वाली भी नहीं पढ़ सकी, दूसरे वाली भी। जो तीसरी है कुछ पढ़ जाएगी अल्लाह करे, तो चौथी भी 5वीं कुछ न कुछ तो चलो अपना जगह बन जाएंगी। यही ख्वाहिश है दिल में, अनपढ़ न रहे, क्योंकि मैं खुद अनपढ़ नहीं हूँ। मैं कुछ अपना खुद तालीम है मेरी जितनी, मैं अपनी कुछ तकरीबन मैंने मिडिल किया है, तो कुरान पाक भी पढ़ी हूँ, जो बच्चों को भी पढ़ाती हूँ, घर में भी ट्यूशन भी ये जाती है। मगर अब मैं काम पे आती हूँ तो इसे ट्यूशन लगा दिया तीसरी वाली हफीजा को।
इतना 1 साल गुजर गया आमना बीबी, क्या पलटकर आपके शौहर ने आके बेटियों का पूछा नहीं, आपका कुछ पता नहीं किया? नहीं, मुझे उसने खर्चा नहीं दिया। कहता खर्चा नहीं मैंने देना, तो मैंने कहा खर्चा ना दो, चलो बेटियां भी मुझे लिख दो। तो उसने ना बेटियां फिर मुझे लिख दी। तो अब मुझे जब बेटियां ने मुझे पूछी कि ये बात है, मेरी बेटियां मेरे पास तो हैं, मुझसे कभी लेके तो नहीं जाएगा ना। और पलट के कभी खबर भी नहीं ली? नहीं, ये कभी नहीं ये कहा मुझे अपने बच्चों से मिलना है। बस वो इसने एक दफा बोला था मुझे बच्चों से। ये बताइए आपके काम के औकात क्या है? हाँ, कितने बजे आप काम पे पहुंचती हैं? कितनी देर आपको लगता है बनाने में? कितने बजे आप पहुंच पाती हैं? जी जी, सुबह के मैं तकरीबन नमाज पढ़ के 5 बजे नमाज पढ़ कुरान पाक की तिलावत करके उसके बाद मैं ये काम स्टार्ट करती हूँ। फिर ना तकरीबन 9 बज जाते बनाते हुए, रेडी संभालते हुए, फिर मैं अपने इधर लेके आती हूँ। तो फिर 9 बजे फिर तकरीबन बिकते हुए तकरीबन 2:30-3 बज जाते हैं, कभी कभी 4 बजते हैं, कभी वरना 2:30-3 लाजमी बज जाते हैं। अच्छा आमना बीबी, आप इसका मतलब है कि पूरा दिन ही तकरीबन आपका लग जाता है, और जिस तरीके से आप ये सारा काम करती हैं, आपने एक तो हिम्मत नहीं हारनी, आपने ऐसी चलते रहना है अपनी बेटियों की खातिर। जिस तरीके से आप कुर्बानी दे रही हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जो माशाल्लाह बेटियां हैं वो भी सेहतमंद जिंदगी गुजारें आगे भी। साथ में ये ज़रूर बताइएगा कि जिस तरीके से आप वहाँ पर जाती हैं, बिरयानी हम आपको देख रहे हैं कि वहाँ पर आप मुख्तलिफ लोगों को खिला भी रही हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पर बैठे बिरयानी खा भी रहे हैं। कैसा रिस्पॉन्स आता है, क्या कहते हैं लोग, और कितने की है आपकी बिरयानी की प्लेट? एक ये बिरयानी की 100 की 100 की है, 130 की है और एक छोटी है तकरीबन 70 की। अच्छा, चिकन में बनाती हैं, बीफ में बनाती हैं, वेजिटेबल में बनाती हैं, किस में बनाती हैं? चिकन में बनाते हैं। चिकन में बनाती हैं। अच्छा, और सिर्फ दोपहर में लगाती हैं आप? ये कहाँ लगाती हैं? जाते जाते बताते जाइए सबको, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आ सकें और आपकी जो मदद कर सकता है, ये मेरे ख्याल है बहुत बड़ा, ताकि रहीम खान के लोग देखें कि जब एक माँ बिरयानी बेच रही है इतनी मजेदार, तो वो आपके पास आए भी और खाएं भी। यस, बताएं मेरी बात जी। मैं नूरे वाली फाटक से इधर क्रॉसिंग करके सादकाबाद रोड पे खड़ी हूँ। सादकाबाद रोड पे खड़ी है। ठीक है। और मुझे जाते जाते ये एक अपील करनी है वज़ीर आज़म से। शहबाज जी जी, हेलो जी जी, अपील करें आप। करें। हेलो, मुझे यही अपील है, मुझे अपना घर चाहिए। वज़ीर आज़म से यही अपील है, मुझे अपने बच्चों की छत चाहिए। मुझे किराए का मकान पे बहुत मुश्किल होती है, बहुत तंगी होती है, बिजली का बिल, घर का खर्चा, लकड़ियाँ वगैरह लेना बहुत ज्यादा हो जाता है। चलो अपना घर होगा, बच्चे अपने संभाल सकूंगी, छोटे किराए के मकान बहुत मुश्किल होती है। तो मुझे वज़ीर आज़म से ये अपील, बिल्कुल आपकी अपील हमारे चैनल से, हमारे प्रोग्राम के जरिए वज़ीर आज़म तक पहुंच रही है, और हम उम्मीद भी करते हैं कि इस पर कोई फौरी तौर पर एक्शन भी लिया जाए। जिस तरीके से आप मेहनत कर रही हैं अपनी बच्चियों के लिए, उनका पेट पाल रही हैं, उनकी परवरिश कर रही हैं, ऐसे में छत अपनी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि घर का किराया देना, इतने से पैसे कमाना, बच्चों को संभालना, व बिजली के बिल भी देना, घर का किराया देना बहुत मुश्किल काम है। टू मच। और जहां जहां भी ये देखा जाए प्रोग्राम, चाहे आप उसे चैनल पर देख रहे हो या आप हमारे यूट्यूब या फेसबुक पे, कहीं भी जब भी आप ये देखें, प्लीज हैशटैग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को जरूर करें, ताकि आप जब हैशटैग करेंगे तो वो ट्रेंड बनेगा और वो फिर जो है बात जाएगी आगे ऊपर तक, वरना तो और कोई जरिया नहीं है। हम यही दुआ कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आमना बीबी, सलामत रहें। शाहजेब और माया को कल तक के लिए दीजिए इजाजत। होगी आप लोगों से कल बराह रास्त मुलाकात सवेरे पाकिस्तान में। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।